एपिसोड 148। बिच्छू अंधे के माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थी। ये ठंडा पसीना था, डर का ठंडा पसीना। उसने आसपास किसी को भी नहीं देखा। क्या ये हो सकता है कि ज़ीली झूठ बोल रही थी? हाँ, ऐसा होना चाहिए। ये सोचते हुए उसने ज़ीली पर अपनी ठंडी नज़र डाली और कहा, तुम कुत्या, अगर तुमने मुझे डराने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अपने होठों पर गुस्से भरी मुस्कान के साथ जी ब्लाइंड ज़ीली पर झपटा। हालांकि उस समय स्कॉर्पियन ब्लाइंड को अचानक बहुत खतरनाक महसूस हुआ और उसका शरीर अवचेतन रूप से एक तरफ छिप गया। दुर्भाग्यवश ये काम नहीं हुआ। उसकी साधना का स्तर लिंग जियो से ज्यादा बेहतर नहीं है और छाया शंकु के हमले से बचना असंभव है। कुछ असंभव नहीं। अपने जीवन के अंतिम क्षण में बिच्छुअंध ने अपना सिर घुमाकर पीछे देखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने जो देखा वह एक मानव आकृति थी, छाया तलवारबाज सीटुमो से भी कम उम्र का एक व्यक्ति। यह आदमी बस हंसता हुआ चला गया। वह बदला लेना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी चेतना धुंधली हो गई थी। कैसा चल रहा है बहन ज़ीली, क्या मैं ठीक हूँ? लिंग जियो ने ज़ीली को देखा जो मुस्कुराहट के साथ बंधी हुई थी और कहा, जब बिच्छू राज्य में प्रवेश नहीं कर रहा है, झीली वास्तव में बहुत आकर्षक है। युनिया से भी अधिक चुलबुली और निर्दयी। तुम छोटे राक्षस, जल्दी करो और अपनी बहन को खोलो। ज़ीली ने गुस्से से कहा, ये सही नहीं है बहन ज़ीली, तुम इतनी जल्दी अपनी खून की शपथ क्यों भूल गई? मैंने आज तुम्हें बचाया है और तुम मेरी दासी हो सकती हो। तुम अभी भी खुद को बहन क्यों कहती हो? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस बारे में परवाह करेंगे। अच्छा सर, क्या आप इस गुलाम को खोलने में मेरी मदद कर सकते हैं? ज़ीली असहाय होकर मुस्कुराई कि यह बहुत सुंदर है। लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराया, अपना हाथ उठाया और तलवार की ऊर्जा की कई किरणें हवा में चली, जिससे रस्सी आसानी से कट गई। हालांकि वह अभी तक मनुष्य और तलवार को एक साथ नहीं जोड़ पाया है, फिर भी तलवार को अपने हाथों से बदलना बहुत आसान है। जिस क्षण ज़ीली को छोड़ा गया, एक पूंछ ने तेजी से लिंग जियो को लपेट लिया और फिर नीला डंक लिंग जियो के सिर के ऊपर लटक गया, जिस पर जहर लुढ़क रहा था। हाँ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी छोटे भाई, तुम अंततः मेरी बहन के हाथों में पड़ गए। ज़ीली ने उदास होकर कहा, बहन, तुम दया का बदला घृणा से कैसे चुका सकती हो? मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन तुम मुझे मारना चाहती हो। क्या तुम्हें खून की कसमों से डर नहीं लगता? लिंग जियाओ ने डरने का नाटक करते हुए पूछा। तुम भी उन लोगों जैसे ही हो। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता। तुम भी मोटू और छिपकली लोगों को हम बिच्छू लोगों से निपटने में मदद करने के लिए यहाँ हो, है ना? ज़ीली ने ठंडी सांस ली और कहा, हाँ, अगर मैं तुम पर हमला करता हूँ तो रक्त शपथ मुझे आत्मविनाश कर देगी और मर जाएगी, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मरने से पहले मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मेरी अच्छी बहन, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारा दिव्य फीनिक्स साम्राज्य और काला कौवा साम्राज्य कट्टर दुश्मन है। मैंने उन्हें तुम्हारे बिच्छू कबीले में कुछ खजाने चुराने के बारे में बात करते सुना, इसलिए मैं बस ये देखने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहा था कि क्या वे कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं। उनके अच्छे कर्म बेशक सबसे अच्छे हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं उनके जैसा ही हूँ? लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। असली? ज़ीली ने संदेह से पूछा। बेशक ये सच है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। आप मौत से डरकर बकवास नहीं कर रहे हैं, है न? ज़ीली ने ठंडे स्वर में पूछा। मृत्यु से डरती हो? लिंग जियाओ ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, बहन ज़ीली, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो, है न? तुम्हारी आंतरिक शक्ति कैद होने के कारण तुम्हारी वर्तमान शक्ति किक्सिंगटियन के आसपास है। क्या तुम सच में सोचती हो कि इस शक्ति के साथ तुम मुझसे निपट सकती हो? ये कहने के बाद लिंग जियो का शरीर वास्तव में प्रकाश के बिंदुओं में बदल गया, फिर उड़ गया और कुछ मीटर दूर फिर से संघनित हो गया। ये कैसे संभव है? क्या हो रहा है? यहाँ तक कि ज़ीली भी लिंग जियाओ की चाल से डर गई थी। यह उनके स्कॉर्पियन की गोलाबारी तकनीक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। क्या आपने कभी सुना है कि मनुष्य और प्रकाश एक हो गए हैं? लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। उसने पहले भी छाया तलवारबाज सीटुमो की चालें देखी थी और अचानक उसका दिल धड़क उठा। उसने मानव प्रकाश और मानव छाया के सम्मिलन का रहस्य समझ लिया था और इस तरह प्रकाश और छाया के रहस्य के 5वें चरण को समझ लिया था। अभी जो प्रदर्शित किया गया वह प्रकाश के रहस्य के 5वें चरण में प्रकाश का शरीर था। प्रकाश पिंड का रहस्य कि ये दुश्मन के हमलों से बचने के लिए शरीर को अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में बदल सकता है,
या दुश्मन पर हमला करने के लिए प्रकाश समूहों और किरणों में बदल सकता है। कुल मिलाकर, जब तक कि कुछ ऐसा है जो प्रकाश कर सकता है, प्रकाश शरीर इसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन गति प्रकाश की वास्तविक गति तक नहीं पहुंच सकती। आखिरकार, मानव शरीर की सहनशक्ति सीमित है। यदि वह वास्तव में प्रकाश की गति तक पहुंचना चाहता है, तो लिंगजियो को अपनी साधना में सुधार करना जारी रखना होगा, अन्यथा वह निश्चित रूप से अपने वर्तमान स्तर पर ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन लिंगजियो के लिए ये तथ्य कि प्रकाश का शरीर हमलों से बच सकता है, अब बहुत मददगार है। जब तक प्रतिद्वंद्वी की लड़ाकू भावना उसे दबा नहीं सकती, जिससे वह प्रकाश में परिवर्तित होने पर भी हमलों से बचने में असमर्थ हो जाए, अन्यथा उसे निश्चित रूप से लड़ाई में पूर्ण लाभ होगा। बेशक, लिंग जियाओ ज़ीली को ऐसी विस्तृत जानकारी नहीं समझाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे आपने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर, ये संभव नहीं है कि आप मुझे मारना चाहते हो। मुझे आपसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ीली की हतप्रभ अभिव्यक्ति को देखकर लिंग जियो को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। प्रतिद्वंद्वी की असली ताकत उससे कहीं ज्यादा है, और वह उसकी चाल से भयभीत है। क्या वह असंतुष्ट हो सकता है? ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं अपना वादा निभाने को तैयार हूँ। हालांकि मेरी बहन का कबीला संकट में है और मुझे अभी दूसरे काम करने हैं। बस यहीं रुको। अगर मेरी बहन जिंदा वापस आती है तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। ज़ीली ने आह भरी। ये व्यस्त नहीं है। पहले मैं अपनी बहन को प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाने में मदद करूं। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। मजाक मत करो, मेरी इस आंतरिक शक्ति को तो खुद तैमूर मुतू ने कैद कर रखा था। तुम इसे कैसे मुक्त कर सकते हो? ज़ीली ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि आपका इरादा अच्छा है, लेकिन मुझे वास्तव में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसे आजमाया नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह बेकार है? तैमूर मुतू का तथाकथित कारावास वास्तव में आप पर एक कारावास चक्र लगाना है। मेरे लिए यह एक आसान काम है। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया। वह नहीं चाहता था कि ज़ीली मर जाए। यदि ज़ीली मर गया तो क्या उसका जीवन व्यर्थ नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो फिर कोशिश करके देखो। ज़ीली को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, उसे बस लगा कि मास्टर होने के नाते लिंग जियो को ये सुनना होगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि लिंग जियो ने बस कुछ बार उस पर क्लिक किया और उसके शरीर पर अजीब शिलालेख धीरे धीरे गायब हो गए। छोटी प्यारी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ज़ीली ने अचानक लिंग जियो को गले लगाया और उसे चूमा। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी शक्ति वापस आ गई है। पहले की आधिमृत भावना के विपरीत उसने अब अपनी 10वीं गुफा स्वर्ग साधना को पुनः प्राप्त कर लिया था। यद्यपि यह शक्ति तैमूर मुतू से नहीं निपट सकती, फिर भी यह कुछ बिच्छुओं को हमेशा बचा सकती है। मेरी माँ, बहन, आप बहुत उत्साही हैं। सौभाग्य से आपने मुझे गाल पर चूमा, अन्यथा मेरा पहला चुंबन खो गया होता। लिंग जियाओ कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। निश्चित रूप से वह ज़ीली से नहीं छिप सकता था जिसने अपनी साधना का स्तर पुनः प्राप्त कर लिया था, जब तक कि उसने बटरफ्लाई गर्ल से मदद नहीं मांगी। हालांकि इस बार यह हमला नहीं था, बल्कि एक चुंबन था, लेकिन यह निराशाजनक था। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन पहले जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहती है। यह अफसोस की बात है कि मुझे भविष्य में आपकी सेवा करने का मौका नहीं मिल सकता है। तैमूर मुतू बहुत क्रूर है, लेकिन हमारे राजा पर एक गद्दार ने हमला किया था। कोई रास्ता नहीं है कि वह मुतू का प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। मुझे डर है कि मेरी बहन इस लड़ाई में मर जाएगी। कृपया जाओ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और अपने दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में वापस जाओ। ज़ीली ने धीरे से लिंग जियाओ के बालों को छुआ और कहा, क्यों? क्या तुम धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैं चला गया तो क्या होगा अगर तुम मुझे खोजने से इनकार कर दोगे? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी बहन नहीं मरती है तो वह तुम्हें ढूंढने जरूर आएगी, जरूर। ज़ीली के बोलते ही वह कूदकर दूर चला गया। लिंग जियो ने आंखें मूंद ली और सुंदर पीठ को गायब होते देखा और आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। तुम अचानक इतने सौम्य और मिलनसार कैसे हो गए? काश अगर मैं तुम्हें मरते हुए देखूं, तो क्या मैं, लिंग जियो, अभी भी एक आदमी हूं? चुपके से अपना सिर हिलाते हुए लिंग जियो उछलकर उसके पीछे चला गया। चाहे वह ज़ीली को बचाना हो या तैमूर मुतू की योजना को नष्ट करना हो, उसे आगे बढ़ना ही था। काले पत्थरों से सजे पहाड़ की चोटी पर पहाड़ों के बीच एक महल बना हुआ है।
ये महल पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, जो रहस्यमय होने के साथ साथ कुछ हद तक राजसी और प्रभावशाली भी है। ये बिच्छू जनजाति का शाही महल है, जहाँ बिच्छू राजा रहता है। हालांकि इस समय महल एक आपदा का सामना कर रहा था। यद्यपि बिच्छू जनजाति अपना अंतिम प्रतिरोध कर रही थी, लेकिन वह पहले से ही छिपकली मानव और काले कौवा साम्राज्य के विशेषज्ञों से घिरी हुई थी। बिच्छू राजा और तैमूर मुतु अब वहां नहीं थे। केवल दूर से कभी कभी धरती हिला देने वाली आवाजें सुनाई देती थीं। अनुमान लगाया जा रहा था कि दोनों वहां लड़ रहे थे। येनयान क्षेत्र के योद्धाओं की लड़ाई के दृश्य बहुत डरावने और विनाशकारी हैं, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में उन्हें भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नहीं लड़ा जाएगा। ये दोनों पक्षों के लिए अच्छा है। बेवजह विरोध करना बंद करो और अपना खून का दर्पण सौंप दो। शायद तुम बच सको। छिपकली लोगों की ओर से उनका नेतृत्व फैंग झान और छिपकली लोगों के नेता लेबी ने किया। फैंग झान ने ही बात की। यद्यपि इन सभी बिच्छुओं को मारने के बाद रक्त दर्पण को छीनना असंभव नहीं है, लेकिन उस स्थिति में नुकसान बहुत अधिक होगा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि इससे समय की बर्बादी होगी। इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश स्कॉर्पियन सैनिक घायल हो गए थे, 3 कमांडर और 12 उप कमांडर ज़ीली को छोड़कर जो कैद में थे, सभी गंभीर रूप से घायल हो गए और लड़ने में असमर्थ थे। लेकिन जब ये लोग अपनी जान के लिए लड़ेंगे तो ये बहुत डरावना होगा। फैंग झान, सपने देखना बंद करो। हम बिच्छू लोग अपने बिच्छू लोगों का खजाना तुम लोगों को कैसे सौंप सकते हैं? युद्ध के मैदान में एक आकृति प्रकट हुई, जिसने घेरे में पैदा कर दी और दर्जनों छिपकलियों को मार डाला। शीली, क्या तुम कैद नहीं हो? फैंग झान ने आश्चर्य से ज़ीली को देखा। अभी अभी ज़ीली सिर्फ एक चाल से सेलेस्टियल दायरे में दर्जनों छिपकली लोगों को मारने में सक्षम थी। ये प्रतिबंध निश्चित रूप से हटा दिया गया था। हाँ, मुझे खेद है जनरल फैंग झान, यह मैं ही था जिसने सिस्टर ज़ीली को उसकी कैद से बाहर निकलने में मदद की थी। एक शांत हंसी की आवाज आई और लिंगजियो आ गया। वह भी बिच्छू सेना में दिखाई दिया। यद्यपि सैन्य वर्दी थोड़ी क्षतिग्रस्त थी, वह बहुत बहादुर और साहसी लग रहा था, और उसके नाजुक और सुंदर चेहरे में थोड़ी वीरता झलक रही थी। इस व्यक्ति को देखो। फैंग झान इतना क्रोधित हुआ कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। ज़ीली कड़वी मुस्कान के साथ बोली, वह आखिर क्यों आया? यह मानव लड़का जिसने उसे बचाया और उसे स्वर्ग का एहसान चुकाने पर मजबूर किया, वास्तव में उसके साथ इस अज्ञात युद्ध क्षेत्र में आया था। हाँ, मैं खुद को क्या समझता हूँ? क्या ये वही हारा हुआ व्यक्ति नहीं है जो अंधेरे में छिपा रहा और सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया? क्यों, मैंने अंधे बिच्छू को मार दिया और इसका श्रेय तुम ले जा रहे हो? छाया तलवारबाज सीटुमो ने लिंगजियो को देखा और घृणा से मुस्कुराया। क्या तुमने अंधे बिच्छू को मार दिया? लिंगजियाओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। सीटुमो, तुम बहुत लापरवाह हो। बिच्छू अंधा बिल्कुल भी मरा नहीं है। उसने बस भागने की कला का इस्तेमाल किया। ये व्यर्थ है कि तुम 9वें स्तर के योद्धा हो और यह भी नहीं देख सकते। ऐसा लगता है कि तुम बिच्छू देवता नहीं हो। क्या तुम मुझे इस नीच व्यक्ति का एहसान चुकाने की अनुमति देने को तैयार हो? इस विषय में बोलते हुए आप वास्तव में मेरे छोटे मानव भाई जितने शक्तिशाली नहीं हैं। ज़ीली ने हल्के से कहा। क्या? सीटुमो ने लिंगजियो को ठंडे भाव से देखा। क्या वह इस विनम्र इंसान जितना अच्छा नहीं था? मेरे प्यारे भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें हमारे बिच्छू लोगों के मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ीली ने लिंगजियाओ को देखा और आह भरी। वह वास्तव में अपने दिल में बहुत दुखी थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी को उसने नाराज किया था, वह उसकी इस तरह मदद करेगा। बहन ज़ीली, ये संदर्भ से बाहर है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि हम सभी एक ही नाव में सवार हैं। मैंने ब्लैक क्रो आर्मी को हराने के लिए अपने सैनिकों का नेतृत्व किया, लेकिन बदले में मुझे विश्वासघात और साजिश मिली। आपके बिच्छू जनजाति के लिए भी यही सच होना चाहिए। लिंगजियाओ ने कंधे उचकाकर कहा। और क्या, उस बूढ़े कुत्ते मुटू ने मुझे लगभग मार ही डाला था। उसके अच्छे कर्म मेरे लिए बुरे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हालांकि उसने जो कहा वह थोड़ा तुच्छ था, लेकिन जब ज़ीली ने इसे सुना तो वह अपने दिल में बहुत भावुक हो गया। वृश्चिक राशि वाले अन्य जातियों से नफरत क्यों करते हैं? वस्तुतः इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। जब पवित्र राजवंश ने पूरे जुवानजी पर शासन किया, तो स्कॉर्पियन लोग वास्तव में बहुत स्वतंत्रता से रहते थे। हालांकि पवित्र राजवंश के पतन के साथ जुवानजी का विभाजन शुरू हो गया और 13 महाद्वीप स्वतंत्र हो गए। उसी क्षण से बिच्छू का दुखद भाग्य शुरू हो गया। बिच्छू बिच्छुओं से अलग होते हैं।
वे जन्म के बाद अपने माता पिता को नहीं खाते। हालांकि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य और ब्लैक क्रो साम्राज्य में कई जातियों ने अफवाहें फैलाई और इस अस्तित्वहीन बात को सच में बदल दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में स्कॉर्पियन को मारने के लिए तस्करी कर लाया गया। क्यों मारना? ऐसा इसलिए है क्योंकि बिच्छू आदमी का खून एक जादुई अमृत को परिष्कृत कर सकता है जो सैकड़ों जहरों से राहत दे सकता है। इस वजह से वृश्चिक राशि के लोग इतने अलग थलग रहते हैं और किसी भी जाति से संवाद करने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ तक कि अगर कोई दूसरी जाति यहाँ आ भी रही हो तो वे सावधान और डरे हुए रहेंगे। लिंग जियो के शरीर से उन्हें एक व्यक्ति की छाया दिखाई दी। हालांकि वे उस व्यक्ति से कभी नहीं मिले थे, उन्होंने उसे केवल इतिहास की पुस्तकों में ही देखा था और उन्हें इस बात पर भी संदेह था कि क्या ये सच है। ये सही है, वह मानव राजा है। प्राचीन काल में बिच्छू लोगों को छिपकली लोगों के शासन का सामना करना पड़ा और वे बहुत दुखी थे। यह मानव राजा था जिसने उन्हें बचाया और आज एक और मानव प्रकट हुआ। यद्यपि उसकी साधना मानव राजा से तुलनीय नहीं है, फिर भी उसकी गति और साहस मानव राजा से किसी भी प्रकार कम नहीं है। बिच्छू लोग बहुत भावुक हो गए, हालांकि छिपकली लोग बहुत क्रोधित थे। आज का दिन उनके लिए बिच्छुओं को खत्म करने, जहरीले रेगिस्तान को एकीकृत करने और अपने पूर्वजों के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए एक महान दिन माना जाता था। लेकिन अब एक ऐसा आदमी है जो उन बिच्छुओं की मदद करने के लिए शोर मचा रहा है और उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो वे कुछ भी नहीं है। बेवकूफ, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, ये हम छिपकलियों और बिच्छुओं के बीच का युद्ध है। तुम एक इंसान हो, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से दूर रहो। छिपकलियों का नेता गुस्से से दहाड़ा। क्या आप लेबी हैं? छिपकलियों के नेता लिंग जियाओ ने पूछा। हाँ, मैं लेबी हूँ, क्या हुआ? चूंकि यह आप हैं, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ। तैमूर मुटू एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। मैंने पहले फैंग झान के साथ उसकी बातचीत सुनी थी। उसने कहा था कि आपका इस्तेमाल करने के बाद वह आपको नष्ट कर देगा। क्या आप अभी भी जिद्दी हैं? लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। लिंग जियो को उम्मीद नहीं थी कि छिपकली पुरुषों का नेता लेबी उसकी बात सुनेगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो कहने की जरूरत है। ले फेयरवेल, तुम उसकी बात सुनते हो या मेरी? यह आदमी चालाक और धूर्त है। वह स्पष्ट रूप से कलह बोने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लड़ेंगे तो बिच्छू आदमी बच जाएगा। यह आदमी चोर है, फैंग झान ने ठंडे स्वर में कहा और उसी समय अपना दाहिना हाथ हिलाया। अगर लेबी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह स्वाभाविक रूप से पहले लेबी को मार देगा। बच्चे, तुम चाहे जितनी भी फौट करो, वह बेकार है। आज मैं बिच्छू जनजाति को नष्ट कर दूंगा। यदि तुम मरना चाहते हो तो तुम वहीं खड़े रह सकते हो। लेबी ने फैंग झान को निराश नहीं किया। वह मूर्ख था, उसके पास केवल ताकत और साहस था, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं था। वह आदमी इतना नियंत्रण में था कि वह उसे मारने से हिचकिचा रहा था। यदि आप सुनना नहीं चाहते हैं तो बस मत सुनिए। मुझे कोई भी शब्द बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मैंने, लिंग जियो ने, आज बिच्छू जनजाति को सुरक्षित कर लिया है। यदि आप उन्हें छूना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। लिंग जियो ने बस जीली को उसके पीछे रोक दिया। जीली को कुछ कायाकल्प की गोलियां और स्वर्ग वापसी अमृत सौंप दिया और कहा, पहले उनकी चोटों का इलाज करें। और बहन, आप शायद घायल भी हैं। शराबी और चावल की थैलों का ये गिरोह, बस इसे मेरे पास छोड़ दो। हा, ये बच्चा वाकई पागल है। भले ही आप साधना में सफलता प्राप्त कर लें, लेकिन आप 7 सितारा स्वर्ग के शुरुआती चरण में सिर्फ एक योद्धा हैं। क्या आप वास्तव में खुद को गंभीरता से लेते हैं? फैंग झान अपनी हंसी रोक नहीं सका। हाँ, मैं सिर्फ एक योद्धा हूँ जिसने किक्सिंगटियन के शुरुआती चरण में साधना की है। लेकिन जनरल फैंगजान, आप भूल गए हैं कि आपके ग्रैंड मास्टर तैमूर मुटू को मुझसे डर लग गया था और आपके छोटे राजकुमार को आपके सामने मुझसे डर लग गया था। मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन आप कोशिश करके देख सकते हैं कि आज यहाँ पहले कौन मरता है। लिंग जियो की अभिव्यक्ति शांत थी और उसमें बिल्कुल भी डर नहीं दिखा, जिससे फैंग झान थोड़ा डर गया। आखिरकार लिंग जियाओ सच कह रहा था। यह आदमी बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन वह चालाकी से भरा हुआ था। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसे धोखे से मार दिया जा सकता था। चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें मारूंगा ताकि देख सकूं कि तुम्हारा मुंह कितना तेज है। जब फैंग झान हिचकिचा रहा था, तभी सीटू मो बोल पड़ा। जीली ने वास्तव में कहा कि वह इस लड़के जितना अच्छा नहीं था। उसके हृदय में आग लगी हुई थी। अब इस लड़के की पहचान स्पष्ट हो गई है। ये वही लड़का था जिसने ग्रैंड मास्टर मुटू को डराकर युवा राजकुमार जियोमो जियान को जिंदा पकड़ लिया था।
यदि आप इस बच्चे को मार दें तो क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं होगी? वह सीटूमो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनका जन्म अच्छे परिवार में नहीं हुआ था। इसलिए उसे एक अवसर की जरूरत है, और यह अवसर पहले ही आ चुका है। मेरा मुंह तेज है और मेरे हाथ में तलवार उससे भी ज्यादा तेज है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। ठीक है, बहुत अच्छा। चूंकि तुम मरना इतना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जब तुम मरोगे तो याद रखना मेरा नाम शैडो स्वॉर्ड्समैन है। सीटूमो लिंग जियाओ की ओर कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। हालांकि उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार अभी तक बाहर नहीं आई थी, लेकिन हत्या का इरादा पहले से ही बहुत मजबूत था। मुझे मृत लोगों के नाम याद रखना पसंद नहीं है। लिंग जियो ने सीटूमो को देखा और धीरे से गोल्डन क्रो तलवार निकाली। लिंग जियाओ एक योद्धा और तलवारबाज है। अतीत में तलवार के बारे में उनकी समझ बहुत सरल थी, अर्थात दुश्मन को हराने और हथियार के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए तलवार को एक तेज हथियार के रूप में उपयोग करना। हालांकि जब उसके मन में बहुत सारी नई यादें उभरी तो उसे अचानक इसका एहसास हुआ। ये पता चला कि मैं कभी भी एक योग्य तलवारबाज नहीं रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं सिर्फ एक योद्धा हूँ जो तलवार चलाता है। एक तलवारबाज का अपना क्षेत्र होता है, लेकिन इस क्षेत्र में न केवल युद्ध में निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, बल्कि समझ की भी आवश्यकता होती है। तलवारबाजों के लिए 5 क्षेत्र हैं, और लिंग जियो वर्तमान में पहले क्षेत्र में है, जो है तेज तलवार का स्तर। एक तेज तलवार पकड़े हुए आप अजेय हैं। तलवार के स्तर पर तलवार की तीक्ष्णता का उपयोग करके अपनी चालों को अधिकतम करना होता है, और साथ ही साथ आपकी गति, आंतरिक शक्ति और चेतना में भी सुधार होता है। तेज तलवार स्तर के 3 स्तर हैं। शीर्षिक तेज तलवार अनजाने है। तथाकथित तेज तलवार अनायास ही होती है, जिसका अर्थ है कि इसकी चालों को आसानी से और इतनी कुशलता से पकड़ा जा सकता है कि सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती, तथा चालों और तलवार का समन्वय पुनर्तः किया जा सकता है। लिंग जियाओ इस समय इसी अवस्था में है, इसलिए उसे अधिक शक्तिशाली युद्ध क्षमता प्राप्त करने के लिए गोल्डन क्रॉसवॉर्ड जैसे तीखे हथियारों की सहायता की आवश्यकता है। तेज तलवार के स्तर के बाद नर्म तलवार का स्तर आता है। नर्म तलवार का स्तर चरम पर उपयोग की गई चालों के आधार पर अंतिम परिवर्तन का पीछा करना है। चेतना उच्च है, गति तलवार के स्तर से तेज है, और आंतरिक शक्ति भी तलवार के स्तर से अधिक है। हमला करने के लिए अपनी सारी चालों का इस्तेमाल करें, अपनी मुद्राएं बदलें और बदलाव और गति के साथ जीतें। आपके शरीर के कौशल और शूटिंग की गति भूत प्रेतों की तरह है और धुएं की तरह सीधी है। नर्म तलवार की विशेषता कि यह अत्यंत परिवर्तनशील और लचीली होती है। इसे स्वतंत्र रूप से भेजना और प्राप्त करना कठिन होता है, और इसे नियंत्रित करना भी कठिन होता है। चूंकि नर्म तलवार को नियंत्रित करना कठिन होता है, इसलिए इसके हमले अत्यंत तीखे होते हैं। इस स्तर को भी 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिसमें शीर्ष स्तर सॉफ्ट स्वॉर्ड इम्परमेनेंस है। अस्थायित्व के संबंध में सीधे शब्दों में कहें तो लड़ने के लिए कोई कदम नहीं है। यदि एक पार्टी इतनी तेज है कि दूसरी पार्टी ब्लॉक को भी रोक नहीं सकती है, तो यह अस्थिरता है। इसलिए तेज एक तरह की अस्थिरता है। यदि दोनों पक्ष एक ही गति पर हैं, तो प्रतिद्वंद्वी गति के कारण पराजित नहीं होगा। जब तक एक पार्टी के शॉट अधिक आश्चर्यजनक हैं और चालें अधिक परिष्कृत और परिवर्तनशील हैं, तो आपको समान स्तर की प्रतियोगिता में बहुत स्पष्ट लाभ होगा। नर्म तलवार की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। शक्ति और आंतरिक शक्ति के भाग्य के माध्यम से नर्म तलवार की चाल का रूप उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार बदला जा सकता है। इसे इच्छानुसार परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि यह चालों का एक स्रोत बन गया है जिसे हमेशा अपडेट किया जा सकता है। अस्थायी और अकारण, रहस्यमय और विचित्र। यदि आप इस अवस्था के चरम पर पहुंच जाते हैं, तो आप मार्शल आर्ट में कोई चाल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और आप तलवारबाजी में अप्रत्याशित हो सकते हैं। मार्शल आर्ट चालों के सूक्ष्म परिवर्तनों में आप उस चरम पर पहुंच गए हैं जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। लिंग जियो अब बिना इरादे के तेज तलवार के चरण में पहुंच गया है, जो तेज तलवार के स्तर का तीसरा स्तर है। वह नर्म तलवार के स्तर की ओर बढ़ने वाला है। जहां तक पीछे के 3 लोगों की बात है, तो उसने अभी तक धार नहीं छुई है, लेकिन ये पुष्टि की जा सकती है कि असली तलवारबाज ने उच्चतम स्तर पर साधना की है, यानी मनुष्य और तलवार की एकता, और तलवार का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर के किसी भी हिस्से को तेज तलवार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रगति को धीरे धीरे बेइमो शहर में लड़ाई के बाद लिंग जियो द्वारा खोजा गया और महारत हासिल की गई। क्या वह भविष्य में वास्तव में एक अद्वितीय तलवारबाज बन सकता है,
यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह तलवारबाजी के शीर्ष क्षेत्र को महसूस कर सकता है। इसका अभ्यास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात है समझ। बेशक लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी छाया तलवारबाज सीटुमो भी तेज तलवार के स्तर का तलवारबाज है। हालांकि सीटुमो का दायरा स्पष्ट रूप से लिंग जियो जितना अच्छा नहीं है और वह अभी तक बिना इरादे की तेज तलवार के स्तर तक नहीं पहुंचा है। इसलिए अकेले तलवारबाजी के क्षेत्र की दृष्टि से सीटुमो लिंग जियाओ जितना अच्छा नहीं है। इस छोटे से अंतर को कम मत समझिए। युद्ध में एक छोटी सी गलती बड़ी गलती का कारण बन सकती है। सीटुमो की लंबी तलवार आखिरकार म्यान से बाहर आ गई और चारों ओर तुरंत अंधेरा छा गया। अंधेरे में सांप जैसी लंबी तलवार ने लिंग जियो के गले को छेद दिया। बहुत खूबसूरत तो नहीं, लेकिन बहुत खतरनाक है। हाथी द्वारा कुचलकर मार दिया जाना मृत्यु के समान है। जहरीले सांप द्वारा गले में डस लेने पर भी मृत्यु ही होती है। हालांकि सीटुमो के हमले का सामना करते हुए लिंग जियो ने अपना हाथ हल्के से उठाया और उसके हाथ में गोल्डन क्रो तलवार तुरंत लाल सूर्य शंकु में बदल गई। सोचने की कोई जरूरत नहीं, मानो उसके हाथ में तलवार स्वयं ही सोच सकती हो। मानो सारी लड़ाइयां स्वाभाविक थीं। क्या तरकीब अपनानी है? कौन सी तरकीब सबसे उपयुक्त है? ये पुनर्तः एक अनुकूलित प्रतिवर्त है। इसे ही कहते हैं तेज तलवार और अनजाने इरादे। चमकदार रोशनी ने अंधकार को दूर कर दिया और सीटुमो की दयनीय चीखें हॉल में गूंजने लगी। तभी लोगों ने देखा कि सीटुमो जमीन पर मरणासन अवस्था में पड़ा है। हर कोई हैरान था, मानो किसी चीज ने उनके दिलों को जोर से झकझोर दिया हो। वे इतने सदमे में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे दिखाने के लिए क्या भाव इस्तेमाल करें। कुछ व्यक्तियों को छोड़कर किसी ने नहीं देखा कि लिंग जियो ने अभी क्या किया। बहुत तेज, ये लोगों की सोच से भी अधिक तेज है। मैंने पहले भी कहा है कि मृतकों के नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि तुमने मुझे कुछ समझा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी आधी जिंदगी देकर जाऊंगा, इसलिए चले जाओ। लिंग जियो ने गोल्डन क्रो तलवार को एक तरफ रख दिया और सीटुमो की ओर नहीं देखा। उनके लिए यह महज एक अनावश्यक प्रतिद्वंद्वी है। अब उसे लेबी और फैंग झान की अधिक चिंता है। इन दो लोगों को मारे बिना बिच्छू आदमी की परेशानियां हल नहीं हो सकती। लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन सभी वृश्चिक राशि के लोगों को इसकी बहुत परवाह थी। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने छाया तलवारबाज के बारे में सुना है। उदाहरण के लिए ज़ीली। हालांकि ज़ीली ने पहले कहा था कि सीटुमो लिंग जियाओ से कमतर है, लेकिन ये सिर्फ बातें थीं। आखिरकार लिंग जियाओ ने ही उसे बचाया था, लेकिन इस समय उसे वास्तव में लगा कि ऐसा नहीं था कि सीटुमो लिंग जियो से कमतर था, बल्कि यह कि दोनों की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लिंग जियो के सामने सीटुमो सिर्फ एक कुत्ता था जो तलवार चलाने वाले की तीक्ष्णता और साहस के बिना तैमोरमुटु से दया की भीख मांग रहा था। सीटुमो की तुलना लिंग जियो से करना विशुद्ध रूप से लिंग जियो का अपमान है। लिंग जियो, जो इस समय वहां खड़ा था, अब ज़ीली के सामने सिर्फ एक परोपकारी नहीं था, बल्कि एक असली आदमी और नायक था। एक बहादुर तलवारबाज, निडर और तेज। ये वही है जिसे वह एक महान नायक मानती है। एक निश्चित क्षण में मानव राजा और लिंग जियो की छायाएं फिर से ओवलैप होने लगी और ओवलैप अधिक से अधिक हो गया। ज़ीली अपने गालों पर लाली लाए बिना नहीं रह सकी। वह सचमुच भावुक थी। वास्तव में एक ऐसे इंसान से प्यार करना जिससे इस जीवन में प्यार करना असंभव है। वृश्चिक राशि के लोगों की भावनाएं बहुत सीधी और सरल होती हैं। उन्हें महान नायक और हीरो पसंद होते हैं और वे मानवीय भावनाओं की तरह जटिल और परिवर्तनशील नहीं होती हैं। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुमने मुझे चोट पहुँचाने की हिम्मत कैसे की? सीटुमो कमजोर होकर जमीन पर लेट गया और भयभीत होकर बोला, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम तुरंत मेरी आंखों से ओझल नहीं हुए तो मैं तुम्हें चींटी की तरह कुचलकर मार डालूंगा। जब लिंग जियो बोलता था तो उसकी नज़र हमेशा फैंग झान और लेबी पर होती थी और वह सीटुमो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। मैं धर्मी गठबंधन से हूँ। मुझे जनरल जिया ने बिच्छू लोगों को नष्ट करने में छिपकली लोगों की सहायता करने के लिए भेजा था। सीटुमो पहले से ही बेहद कमजोर था, लेकिन इस बार उसकी आवाज असाधारण रूप से ऊंची थी। ओह! लिंग जियो अचानक ठिठक गया और फिर से उसकी ओर देखने लगा। हाँ, तुम डरे हुए होगे। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के सदस्य के रूप में तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। अगर जनरल जिया को पता चल गया तो तुम मर जाओगे। सीटुमो को अंततः फिर से गर्व महसूस हुआ और वह लिंग जियो के हैरान भाव को देखकर खुशी से मुस्कुराए।
जल्दी करो और मेरे घावों को भरने में मेरी मदद करो। शायद मैं तुम्हें जनरल जिया के सामने एक अच्छा शब्द दे सकूं। अन्यथा दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में पहुंचने पर तुम मर जाओगे। हे, लिंग जियो भी अचानक मुस्कुराया। तुम क्यों हंस रहे हो? सीटूमो ने भौहें सिकुड़ी। मुझे हंसी आ रही थी कि तुम बच सकते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं उस बकवास जनरल जिया से नफरत करता हूँ। चूंकि तुम उसके अधीनस्थ हो, इसलिए पहला कदम उठाओ। चिंता मत करो, वह निश्चित रूप से तुम्हारे साथ भूमिगत हो जाएगा। बोलने के बाद लिंग जियो ने सीटूमो के सिर पर पैर रखा, जिससे सीटूमो की मौके पर ही मौत हो गई। तलवार से उसे अपनी तलवार गंदी होने का डर था। जनरल जिया, धर्मी गठबंधन। इस मूर्ख सीटूमो को पता ही नहीं था कि वह इन दो शब्दों को लेकर कितना क्रोधित था। पफ, ये तरबूज के फटने जैसा था। एक बार फिर सभी का दिल दहल गया। लिंग जियाओ को वास्तव में सीटूमो को मारना था। क्या वह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से नहीं है? उसने धर्मी गठबंधन से किसी को मारने की हिम्मत कैसे की? इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात कि उसे चींटी की तरह कुचलकर मार दिया गया। इस आघात से छिपकलियों के बीच छिपे हुए अनेक दिव्य फीनिक्स साम्राज्य योद्धा भय से कांप उठे। शायद सबसे अधिक आश्चर्यचकित करने वाले लेबी और फैंग झान थे। मुझे मूल रूप से उम्मीद थी कि सीटूमो लिंग जियो की असली पहचान का परीक्षण कर सकेगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। बस एक चाल। नहीं, यह कोई चाल नहीं है, बस उसे यूं ही मार दो। मुझे पता है कि यहाँ दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के कई योद्धा हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किसने भेजा है। अगर आप अभी खड़े हो जाते हैं और छिपकली लोगों और काले कौवा साम्राज्य के लोगों से निपटने के लिए मेरे साथ काम करते हैं, तो मैं दोष भूल सकता हूं और मैं आपको वापस आने के लिए आमंत्रित करूंगा। यदि नहीं, तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। लिंग जियाओ की आंखें ठंडी हो गईं। उसने सीटूमो को मार डाला, और स्वाभाविक रूप से वह इस खबर को दिव्य फीनिक्स साम्राज्य तक फैलने नहीं दे सकता था, इसलिए चाहे वह जनरल जिया हो, झेल की गठबंधन हो, या सम्राट द्वारा भेजे गए योद्धा हों, जब तक कि वे उसके साथ एक ही नाव से बंधे न हों, वे सभी मर जाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ब्लैक क्रो आर्मी के साथ भी सांठ-गांठ कर ली थी। सिर्फ दुश्मन से सहयोग करने और देशद्रोह के आरोप के कारण इन योद्धाओं को जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कोई भी हिला नहीं। हालांकि सीटूमो शक्तिशाली है, वह 9वें स्वर्ग के शुरुआती चरण में केवल एक योद्धा है। भले ही वह लिंग जियो द्वारा मारा गया हो, इसका दोष केवल उसकी खराब साधना को दिया जा सकता है। क्या फैंग झान और लेबी यहाँ नहीं है? लेबी 9वें स्वर्ग का एक शीर्ष योद्धा है, और फैंग झान एक आधा कदम यिनयान क्षेत्र योद्धा है। भले ही 100 लिंग जियाओ हों, वे उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। इसलिए इन योद्धाओं को नहीं लगता कि लिंग जियो कोई चाल चल सकता है। वे तो यहाँ तक सोचते हैं कि लिंग जियाओ बस मौत की तलाश में है। इस मामले में वे लिंग जियो को मरने के लिए कैसे ले जा सकते थे? मैं तुम्हें अवश्य ही बलि के रूप में मार डालूंगा, लेबी ने लिंग जियाओ की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। हालांकि सीटूमो का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लिंग जियो उसके सामने सीटूमो को मार डाले। वह उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे रहा है। इसके अलावा अगर लिंग जियाओ नहीं मरा, तो स्कॉर्पियन लोग सचमुच सोचेंगे कि कोई उद्धारकर्ता आ गया है। उसे इस आदमी को मारना चाहिए और उन स्कॉर्पियन लोगों को पूरी तरह से हताश कर देना चाहिए। लिंग जियाओ ने लेबिये को उदासीनता से देखा। ये प्रतिद्वंद्वी ज्यादा मजबूत नहीं है। यद्यपि 9वें स्वर्ग की शिखर साधना सीटूमो से कहीं अधिक शक्तिशाली है, फिर भी उसे हराना असंभव नहीं है। जब तक आप जो सीखा है उसका कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं, तब तक इस आदमी को हराने में कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक फैंग झान का सवाल है, तो डाइनू को उससे निपटने दो। सर, ये लेबी बहुत ताकतवर है। आप उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। मुझे उससे निपटने दीजिए। ज़ीली लिंग जियो के सामने चली गई और आकर्षक ढंग से कहा। इस समय वह वास्तव में लिंग जियो की व्यक्ति बनने के लिए तैयार थी। बहन ज़ीली, आपको फैंग झान से निपटने के लिए अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए। ये सिर्फ लेबी है, मैं उससे नहीं डरता। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। ज़ीली बोलना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसके सामने खड़ी लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से शुरुआती 7 सितारा स्वर्ग की साधना के साथ एक योद्धा थी, लेकिन उसने एक राजसी गति महसूस की जिसने दुनिया को गले लगा लिया। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य। नहीं, ये सही नहीं है। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य नहीं है। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य से भी उच्चतर क्षेत्र है, स्वर्ग और पृथ्वी पर नियंत्रण।
ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी उसके हाथों में हो, मानो वे उसके हथियार में एकीकृत हों। यह क्षेत्र बहुत भयानक है। अनगिनत योद्धाओं ने अपना पूरा जीवन मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश में बिताया है, लेकिन असफल रहे हैं। हालांकि लिंग जियाओ वास्तव में इस स्तर तक पहुंच सकता है। ये कैसे संभव है? ज़ी का मस्तिष्क तुरंत ऐसी स्थिति में आ गया कि वह सोच नहीं पा रहा था। सच कहूं तो लिंग जियाओ खुद भी थोड़ा हैरान था। उसने बस मनुष्य और छाया के बीच सामंजस्य की चाल का इस्तेमाल मानव और पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा पर किया था। उन्होंने मनुष्य और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित किया। हालांकि इससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा, सब कुछ गले लगाने, स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करने, और पहाड़ों और नदियों पर शासन। क्या यही पर्वत और नदी मार्शल भावना का सही अर्थ है? लिंग जियो को अचानक एहसास हुआ। यह एहसास बहुत समय पर आया। लेबी का गला थोड़ा सा हिल गया और वह सचमुच एक कदम पीछे हट गया। वह क्रोधित था। जाहिर है दूसरे पक्ष की साधना उसकी तुलना में बहुत खराब थी, लेकिन वह वास्तव में दूसरे पक्ष की तलवार की मंशा से डर गया था। सब लोग आओ, उसे मार डालो, उसे मार डालो। लेबी गुस्से से दहाड़ा। हाँ, लेबी के आदेश के तहत लिजर्डमैन योद्धा, ब्लैक क्रॉस साम्राज्य योद्धा और फीनिक्स साम्राज्य योद्धा सभी लिंग जियाओ की ओर दौड़े। मुझे नहीं मालूम कि कितने हैं, लेकिन 1 या 200 तो होंगे ही। और ये सभी योद्धा त्यानरेन दायरे के योद्धा हैं, और सबसे शक्तिशाली तो 8000 स्वर्गों के शिखर तक भी पहुंच गया है। लिंग जियाओ लगभग गिर ही गया था जब उसने 8000 स्वर्गों के अंतिम दिनों में निजी रक्षकों के नेता से निपटा था। हालांकि आज इतने सारे योद्धाओं की घेराबंदी के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान थी। वह हिला नहीं, बस वहीं खड़ा रहा और अपने दाहिने हाथ से स्टोरेज रिंग को धीरे से सहलाता रहा। उसके हाथ में फिर से स्वर्ण कौवा तलवार प्रकट हुई। उस समय पूरे हॉल में भयानक तलवार की आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत तीखी तलवारें हवा में गरज रही हों। रक्तलाल तलवार की मार से कई योद्धा हवा से सीधे जमीन पर गिर पड़े और खून उगलने लगे। अधिकतर योद्धाओं को वास्तव में ये पता चला कि उनके सामने एक दीवार खड़ी थी, और यह कोई साधारण दीवार नहीं है, यह अद्वितीय विशाल तलवारों से बनी दीवार है। जो भी इसे मारेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तलवार अदृश्य है, लेकिन इससे लोगों की जान भी जा सकती है। ज़ी अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक पाई। ये छोटा सा प्यारा बच्चा बहुत डरावना है। उसने पहले कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। क्या ये कोई वास्तविक तलवारबाज हो सकता है? उसने पहले भी देखा था कि जो लोग तलवारें चलाते थे वे केवल तलवार चलाने वाले योद्धा थे। दूसरों की तलवारें सिर्फ हथियार हैं, औजार हैं, बेजान चीजें हैं। दूसरे हथियारों से उनमें कोई फर्क नहीं है। लिंग जियो की तलवार जीवित है, इच्छाशक्ति की तेज जानलेवा आभा से भरी हुई है। एक असली तलवार, एक तलवार जो सब कुछ मार सकती है और सब कुछ नष्ट कर सकती है। लेबी फिर पीछे हट गया। वह पुनः इस भयानक तलवार की मंशा से चौंक गया। स्वर्ण कौवा लिंगरी, चाल वही है, लेकिन शक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। एक तलवार निकली और सुनहरी रोशनी चमक उठी। पूरा स्थान गर्मी से भरा हुआ लग रहा था और कई दुश्मनों के शरीर फट गए और जलने लगे। उस समय लोगों को भ्रम हुआ। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ का स्थान लिंग जियाओ द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो। लिंग जियो का सामना करने वाले लोगों को वास्तव में सभी दिशाओं से तेज तलवार की ऊर्जा महसूस हुई। वे नहीं जानते थे कि कहाँ मुंह करें या कहाँ हमला करें। वे घबरा गए और अपने लक्ष्यों पर उनका नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया। दुनिया पर नियंत्रण, यह कोई मार्शल आर्ट क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह एक विशेष राज्य है। अनगिनत योद्धाओं ने अपना पूरा जीवन केवल मनुष्य और प्रकृति की एकता की खोज में बिताया है, और कोई भी दुनिया को नियंत्रित करने का सपना देखने की हिम्मत नहीं करता है। वे सोचते हैं कि यह एक सपना है, एक कल्पना है। यहाँ तक कि मनुष्य और प्रकृति की एकता भी सर्वोच्च क्षेत्र है जिसे बहुत कम लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। समझ और विशेष अवसरों के बिना अधिकांश योद्धा अपने जीवनकाल में इस स्थिति तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मार्शल आर्ट क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। दुनिया को नियंत्रित करो, सब कुछ नियंत्रित करो, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हर चीज को तुम्हारे आदेशों का पालन करना होगा। इस तरह की बात तो केवल देवता ही कर सकते हैं। कौन इसके बारे में सोचने की हिम्मत करता है? हालांकि लिंग जियाओ ने वास्तव में ऐसा किया। यद्यपि अपनी साधना की सीमाओं के कारण वह केवल अस्थायी रूप से ही नियंत्रण कर सकता है, लेकिन एक क्षण सब कुछ बदलने के लिए पर्याप्त है। सुनहरे कौवे ने जोर से चीख मारी।
तेज सुनहरी रोशनी प्रत्येक योद्धा के गले और हृदय को छेद रही थी। आग जलने लगी, मानो पापमोचन प्रकट हो गया हो। 100 से अधिक लोग मारे गए, कोई भी नहीं बख्शा गया। सिर्फ एक तलवार के साथ लिंग जियो ने उपस्थित सभी लोगों को दिखा दिया कि एक तलवारबाज वास्तव में कितना भयानक होता है। शेष योद्धाओं ने अब लिंग जियो को उकसाने की हिम्मत नहीं की। वे सब लेबी और फैंग झान पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। उनकी नज़र में केवल ये 2 लोग ही लिंग जियो को हरा सकते थे और उसे मार सकते थे। अच्छा लड़का, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने घमंडी हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी मार्शल आर्ट छीन लूंगा। देखते हैं कि तुम भविष्य में भी कैसे दिखावा कर सकते हो। लेबी ज़ीली जितना होशियार नहीं था, उसने यह नहीं देखा कि लिंग जियाओ ने अभी अभी एक विशेष क्षेत्र में प्रवेश किया था जिसे समझाना मुश्किल था। उसने सोचा कि लिंग जियाओ ने कुछ शक्तिशाली मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है। आखिरकार लिंग जियाओ की साधना अभी 7 सितारा स्वर्ग के शुरुआती चरण में ही है। क्या यह उसकी मार्शल आर्ट की वजह से नहीं है कि वह इतना शक्तिशाली हो सकता है? ले बेई का दिमाग इतना सरल है कि वह ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोच सकता। लिंग जियाओ ने मार्शल आर्ट गोल्डन क्रो लिंगरी का उपयोग किया था। हालांकि शक्ति बहुत महान है, लेकिन इसका मार्शल आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। वह अन्य मार्शल आर्ट के साथ भी ऐसे शक्तिशाली हमले कर सकता है। ये दुख की बात है कि लेबी इन बातों को नहीं समझती। चूंकि तुम इतने मूर्ख हो, फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम भ्रम में मरो। अपने लोगों को ले लो और जल्दी से पीछे हट जाओ। ब्लैक क्रो साम्राज्य के लिए मरने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। बेवकूफ, हो सकता है कि लिंग जियो का इरादा अच्छा था, लेकिन ऐसे शब्द लेबी को बहुत कठोर और असहज लगे। एक नीच मानव, एक जाति जो गुलाम बन गई। मात्र 7 सितारा साधना वाले एक योद्धा ने इतने सारे लोगों के सामने उसे मूर्ख कहने का साहस किया। वह ये कैसे सहन कर सकता था? बेवकूफ, मैं 9वें आसमान का शिखर योद्धा हूँ। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मुझे बेवकूफ कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेबी बहुत क्रोधित थी, बहुत क्रोधित, लेकिन अपने दिल में वह वास्तव में लिंग जियो से थोड़ा डरता था। लिंग जियो की तलवार अभी बहुत चमकदार थी, और यहाँ तक कि 9वें स्वर्ग के शिखर पर एक योद्धा भी उससे डरता था। वह अभी मरना नहीं चाहता। वे छिपकली वाले हमेशा बिच्छू वालों से कमतर रहे हैं। वे बिच्छू वालों के संरक्षण में रहते हैं। जब उन्हें कोई खतरा होता है तो वे बिच्छू वालों से ही मदद मांग सकते हैं। क्योंकि वे बहुत कमजोर हैं, वह कबीले का नेता और राजा केवल 9वें स्वर्ग के शिखर पर है। वह सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कॉर्पियन मैन ने उनकी साधना के संसाधन और उनकी मार्शल आर्ट के रहस्यों को लूट लिया है। इसलिए वह स्कॉर्पियन मैन को नष्ट करने के लिए ब्लैक क्रो साम्राज्य के आकाओं के साथ एकजुट होना चाहता है। वे मजबूत नहीं हैं, लेकिन उनके पास बड़ी संख्या में लोग हैं। अगर उन्हें तैमूर मोटू और फैंग झान की मदद मिलती है तो बहुत संभावना है कि वे स्कॉर्पियन मैन को नष्ट कर देंगे। अब जबकि सफलता निकट है, वह वास्तव में मरना नहीं चाहता। एक बार वह मर गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए भले ही वह सोचता है कि वह लिंग जियो को मार सकता है, फिर भी वह डरता है और कार्रवाई नहीं करना चाहता है। क्या खुश नहीं हो? तो फिर तुम कोशिश करके देख सकती हो। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा और ले फेयरवेल को देखने लगा। उसकी आंखों में चिढ़ाने का भाव था। गति के संदर्भ में वह पहले ही जीत चुके हैं। ये किसी युद्ध के परिणाम के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें मारना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। मैं तुम्हें अपने जानवरों की गुफा में पालूंगा और तुम्हें दिन भर नष्ट और प्रताड़ित होने दूंगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्या उस समय भी तुम ऐसी बेशर्म बातें कह सकते थे? लेबी बहुत उत्साहित था, लेकिन फिर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। लिंग जियाओ अचानक मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी, मानो उसने कुछ मजेदार बात सुन ली हो। लेबी, डर तो बस डर है। अपने आप को छिपाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हो? अपने से ज्यादा शक्तिशाली योद्धा से डरना कोई शर्मनाक बात नहीं है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, जैसे मैं बहन ज़ीली से डरता हूँ, क्या आप ही इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते? क्या मजाक है? मैं तुमसे डरता हूँ। मैं छिपकली लोगों का राजा हूँ और 9 स्वर्गों के शिखर पर एक योद्धा हूँ। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम 7 सितारा स्वर्ग के शुरुआती चरण में सिर्फ एक जूनियर हो। तुम मेरे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेबी ने घृणा से कहा, तुम अभी भी इसे स्वीकार नहीं करते? लिंग जियो ने शांति से कहा,
मैंने बिच्छू लोगों को खत्म करने की आपकी योजना को अवरुद्ध कर दिया और बहुत सारे छिपकली लोगों को मार डाला। आपको मुझसे हड्डी तक नफरत करनी चाहिए, है ना? जैसा कि आपने कहा, आप मुझे राख में कुचलना चाहते हैं। लेकिन तुम हमेशा बातें करते हो, लेकिन करते नहीं। इसके बजाय सीटूमो तुम्हारे लिए काम करता है। यह अफसोस की बात है कि मैंने उस हारे हुए को पहले ही मार दिया है। आप उसके पदचिन्हों पर चलने से डरते हैं, इसलिए आप कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बकवास। लेबी गुस्से से दहाड़ा, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट और भी भयानक थी। वह जो कुछ भी सोच रहा था, लिंग जियाओ ने उसे देख लिया। वह सचमुच डर गया था। जिस क्षण से लिंग जियो ने सीटूमो को मारा, वह पहले से ही डर गया था। बाद में लिंग जियो ने एक तलवार से सैकड़ों योद्धाओं को मार डाला और वह और भी अधिक भयभीत हो गया। हालांकि वह सतह पर बहुत शांत लग रहा था, उसे उम्मीद थी कि फैंग जान उसके लिए लिंग जियो को मार सकता है। लेकिन फैंग झान ने हिलने की हिम्मत नहीं की। फैंग झान भी लिंग जियो की चालाकी से सावधान था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि लिंग जियो के बगल में एक मुश्किल ज़ीली भी था। लेबी, क्या तुम सचमुच डरी हुई हो? फैंग झान ने लेबी की ओर देखा और पूछा। वह 7 सितारा स्वर्ग के शुरुआती चरण में सिर्फ एक योद्धा है। मुझे मत बताओ कि तुम इस तरह की बकवास से भी डरते हो। फैंग झान बहुत असंतुष्ट था। लेबी के प्रदर्शन ने उसे बहुत निराश किया। अगर यह आदमी अभी भी उपयोगी नहीं होता, तो वह अपने हाथों से इस आदमी को मार देता। मास्टर फैंग झान, उस बच्चे की बात पर विश्वास मत कीजिए, वह उकसाने वाला है। लेबी ने जल्दी से कहा। ठीक है, चूंकि तुम डरे नहीं हो, तो जाओ और उसे मार डालो। मैं इस बच्चे को अपने सामने इतना घमंडी नहीं देखना चाहता। मत भूलो, शायद वह छोटे राजकुमार का ठिकाना जानता हो। अगर तुम उसे मार दोगे, तो ग्रैंड मास्टर मुटू उससे सीख सकता है। मुझे अपनी आत्मा में ये खबर मिली है। फैंग झान ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, मैं अभी उसे मार डालूंगा। लेबी के पास कोई रास्ता नहीं है। वह फैंग झान की हत्या की मंशा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अगर उसने लिंग जियो से निपटने की हिम्मत नहीं की, तो उसे फैंग झान के कसाई के चाकू का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह इस समय केवल लिंग जियो का ही सामना कर सकता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हॉल में एक बुरी आभा फैलने लगी। लेबी ने वास्तव में लिंग जियो की कार्रवाई करने से ठीक पहले छिपकली रूप में प्रवेश किया था। छिपकली वाले लोग नहीं, बल्कि छिपकलियां। एक विशाल छिपकली जिस पर प्राचीन ड्रैगन का खून लगा हुआ है। उसका शरीर अत्यंत विशाल हो गया। ये 10 मीटर लंबा और 3 या 4 मीटर ऊंचा है। उसका विशाल मुंह और तीखे पंजे उसे अत्यंत क्रूर बनाते हैं। तुम सचमुच डर गए हो? लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराया, अपने हाथ में गोल्डन क्रो तलवार को हिलाया और उसकी गति फिर से फूट पड़ी। क्योंकि लेबी उससे डरता था, इसलिए उसने पहली बार कार्रवाई करते समय सबसे मजबूत रूप चुना। हालांकि यह हास्यास्पद था और आत्मप्रदत्त नहीं था। हालांकि विशालकाय छिपकली के रूप में लेबी वास्तव में बहुत शक्तिशाली है और सभी दिशाओं से एक योद्धा की शक्ति के साथ विस्फोट भी कर सकती है। गर्जन। एक बहुत बड़ी दहाड़ सुनाई दी। विशालकाय छिपकली के रूप में प्रवेश करने के बाद लेबी ने अपना डर भूलकर अपना खूनी मुंह खोल दिया। उसके मुंह से आग की एक गेंद निकली और लिंग जियाओ पर निशाना साधा। लाल सूर्य शंकु। लिंग जियाओ के हाथ में स्वर्ण कौवा तलवार बाहर निकल आए और एक विशाल सुई में बदल गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लपटी लाल सूर्य शंकु से टकराई और जमीन एक क्षण में झुलस गई और फिर डूब गई, जिससे एक गहरा जला हुआ गड्ढा बन गया। आग की लपटें लगातार चारों ओर फैलती जा रही थीं। हर कोई तापमान महसूस कर सकता था, इतना अधिक तापमान की त्वचा पिघल जाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आग की लपटें बढ़ती जा रही थीं, लेबी के शरीर की सतह लाल हो गई थी और हमला अधिक भयंकर हो गया था। लिंग जियाओ को बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके सामने कोई विशालकाय छिपकली खड़ी है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई ज्वालामुखी बगल से फट रहा है। उसका शरीर लगातार पीछे की ओर झुक रहा था। जमीन पर 2 खांचे बनाए गए। अच्छे आदमी, तुम एक प्राचीन ड्रैगन की रक्तरेखा वाली जाति होने के योग्य हो। हालांकि यह ज्वाला कोई पवित्र अग्नि नहीं है, लेकिन ये भयानक रूप से शक्तिशाली है। लिंग जियो मन ही मन डर गया था। इस लेबी से निपटना वाकई मुश्किल था। मुझे डर है कि साधारण तरीकों से जीतना कठिन है, लेकिन यह आदमी मूर्ख है। इस मामले में उसे कुछ विशेष आक्रमण विधियों से आसानी से जीतना चाहिए। लिंग जियाओ के हाथ में तलवार कांप रही थी, लेकिन ये डर नहीं, उत्साह है। जैसे ही लिंग जियो का विचार मन में आया, तलवार को पहले से ही उसका इरादा पता था।
शून्य छाया मगरमच्छ। अचानक लिंग जियाओ के बाएं हाथ में एक तलवार दिखाई दी। ये बैंगनी बिजली की तलवार थी जिसका उसने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया था। छाया में एक विशाल छाया मगरमच्छ पैदा हुआ और फिर तलवार की छाया के साथ लेबी की छाया पर झपटा। गर्जन। लेबी के खून से लथपथ मुंह से और भी ज्यादा चौंकाने वाली दहाड़ निकली। उसने वास्तव में उस पल खतरे को भांप लिया और अपने शरीर में एक मजबूत शक्ति जारी की और वास्तव में अपनी छाया और शरीर की पूरी तरह से रक्षा की। शून्य छाया मगरमच्छ हमला असफल रहा। हालांकि लिंग जियाओ के चेहरे पर मुस्कान दिखी। तलवारबाज। निडर, मेरी तलवार सदैव लाभदायक है। प्रकाश और छाया भगवान शंकु। शून्य छाया मगरमच्छ बस एक छल। लिंग जियो जानवर की गंध की संवेदनशील भावना को बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसने शून्य छाया मगरमच्छ से बिल्कुल भी काम करने की उम्मीद नहीं की थी। असली हत्यारा चाल प्रकाश और छाया भगवान शंकु था जो लंबे समय से संघनित था। उस क्षण लेबी का शरीर वहीं रुक गया और काले और सफेद तलवार की रोशनी घूमी और चमक उठी, क्रोधित लपटों को भेदते हुए सीधे लेबी के मुंह में जा लगी। अच्छा नहीं है। लेबी का चेहरा एकदम बदल गया और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इस समय वह एक अजीब वातावरण में था जो प्रकाश और छाया के शिनकुओं से घिरा हुआ था। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ भागे। एकमात्र रास्ता था कड़ा संघर्ष करना। लड़के, तुम्हारी हिम्मत है। फैंग झान की आवाज अचानक सुनाई दी। शायद उसने लेबी के उकसावे का दुखद परिणाम देखा था, इसलिए उसने अचानक कार्रवाई की और लिंग जियो को रोकने की कोशिश की। बेशर्म, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। ज़ीली ने अंततः कार्रवाई की और फैंग झान को रोक दिया। हालांकि इस बार ज़ीली और फैंग झान एक दूसरे का फायदा उठाने में असफल रहे, लेकिन उन्होंने फैंग झान के बचाव में बाधा उत्पन्न की। मर जाओ, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें जल्दी चले जाना चाहिए। लिंग जियाओ को लेबी से जरा भी हमदर्दी नहीं थी। उसने इस आदमी को एक मौका दिया, लेकिन न केवल उसने इसकी सराहना नहीं की, बल्कि वह वास्तव में उसे मारना चाहता था। जिस क्षण लेबी ने योद्धाओं को उसे मारने का आदेश दिया, लिंग जियो ने लेबी को अपनी काली सूची में डाल दिया। उस अजेय तलवार को देखकर लेबी के चेहरे पर भाव अत्यंत विकृत हो गए। इसे रोका नहीं जा सकता। चाहे कुछ भी हो, इसे रोका नहीं जा सकता। विशालकाय छिपकली के रूप में भी उसके दिल की गहराई में अभी भी एक बड़ा डर महसूस हो रहा था। वह छिपकली लोगों का प्रतिष्ठित राजा स्पष्ट रूप से बिच्छू लोगों को नष्ट कर सकता था और जहरीले रेगिस्तान को एकीकृत कर सकता था, लेकिन उसे इस तरह एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मार दिया गया। वह नहीं चाहता, वह झुकने को तैयार नहीं है। पफ, सारा संसार शुद्ध हो जाता है। लेबी के दिल में अब कोई निराशा और अनिच्छा नहीं थी क्योंकि वह पहले ही मर चुका था। विशाल शरीर सीधे पेट से फट गया था और सड़ी हुई गेंद में बदल गया था। यहाँ तक कि लाश भी पूरी तरह से बरकरार नहीं थी। उसके विशालकाय पशुवत चेहरे पर अभी भी भय और पश्चाताप के भाव थे। उसे लिंग जियाओ को उकसाना नहीं चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसने लिंग जियो की बात सुनी होती और शुरू से ही छोड़ने का फैसला किया होता, तो शायद यह ऐसा नहीं होता। हॉल में विशालकाय शरीर को गिरते देख सभी की सांसें अचानक तेज हो गईं। कुछ लोग डर के कारण ऐसा करते हैं और कुछ तो बस उत्साहित हैं। छिपकली मनुष्यों के प्रतापी राजा की मृत्यु वास्तव में इसी प्रकार हुई थी। लिंग जियाओ वास्तव में वही कहता है जो वह कहता है। यह युवक कौन है और वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? कितना डरावना लड़का है। छिपकली मनुष्यों में से कोई भी बदला लेने का साहस नहीं करता। उनके राजा एक दूसरे के द्वारा मारे गए और वे बहुत आसानी से मर गए। काले कौवा साम्राज्य के योद्धा कांप उठे और आखिरकार उन्होंने अपने चेहरे पर उपहास और चिढ़ाना बंद कर दिया। जिस व्यक्ति से वे घृणा करते थे, उसने वास्तव में छिपकली राजा को मार डाला था। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के योद्धा डर गए थे। लिंग जियो ने उन्हें एक मौका दिया, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें विश्वास नहीं था कि लिंग जियो कुछ कर सकता है, लेकिन लिंग जियो ने जल्दी से उनके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। ये कैसा युवक है? छाया तलवारबाज सीटुमो को एक तलवार से मारना एक चींटी को कुचलकर मारने जैसा है। एक तलवार से सैकड़ों दिव्य योद्धाओं को मारना उसके लिए हाथ हिलाने जितना आसान था। एक पल में छिपकली लोगों का राजा लेबी मारा गया। वह लोमड़ी जितना चालाक था, लेकिन शिकारी पक्षी जितना क्रूर था। इस युवक का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। राक्षस शब्द उसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो काम वह कर सकता है, वह तो राक्षस भी नहीं कर सकता। वह तो सचमुच राक्षसों का राजा है। वह केवल 16 वर्ष का था
और उसने अभी तक अपनी किशोरावस्था पूरी नहीं की थी, फिर भी उसने ऐसा चौंकाने वाला काम किया। क्या ये हो सकता है कि उसने अभी जो कहा कि उसने तैमूर मुतू को डरा दिया और युवा राजकुमार जिमो झियान को जीवित पकड़ लिया, वह वास्तव में सच था? मूल रूप से किसी ने भी लिंगजियो के पिछले शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि बिच्छू जनजाति के बिच्छू लोगों ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अब वे इस पर विश्वास करते हैं। ये लड़का कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर बार जब कोई चीज फैलती है तो वह चौंका देने वाली होती है और भूत प्रेत और देवता रोने लगते हैं। ज़ीली ने आश्चर्य भरी आंखों से लिंग जियाओ को देखा। लिंग जियाओ का प्रदर्शन उत्तम था। कमाल हो गया। अगर उसने ये सब अपनी आंखों से न देखा होता तो वह कभी विश्वास नहीं करती। तुमने मुझे सचमुच गुस्सा दिला दिया। फैंग झान पूरी तरह से गुस्से में था। लिंग जियाओ ने वास्तव में लेवी को उसके सामने ही मार डाला। इस शर्म ने उसे मारने से भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो यिन और यांग क्षेत्र में आधा कदम आगे था, लेकिन वह लिंग जियो को लेवी पर हमला करने से नहीं रोक सका। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें नाराज कर दूं? क्या तुम सच में खुद को गंभीरता से लेते हो? मैं तुमसे जियुमो जियान को छीन सकता हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने लेवी को मार सकता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कर सकता हूँ। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो या नहीं? लिंग जियो ने ज़ीली को आंख मारी, फिर फैंग झान को देखा और ठंडे स्वर में कहा। फैंग झान ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं है जिसे वह अकेले हरा सके, लेकिन ज़ीली के साथ मिलकर काम करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दुश्मनों में तैमूर मुतू के अलावा ये वास्तव में फैंग झान है। जब तक फैंग झान मारा जाता है तब तक आज की लड़ाई में कम से कम उलटफेर की गुंजाइश है। हालांकि अभी भी कुंजी बिच्छू राजा और तैमूर मुतू के बीच लड़ाई के परिणाम पर निर्भर करती है, लेकिन हमेशा अधिक उम्मीद होती है। मुझे तुम्हें मारना होगा। फैंग झान ने ज़ीली की तरफ नहीं देखा, उसकी नज़रें सिर्फ लिंग जियाओ पर टिकी थी। उसकी नज़र में लिंग जियाओ का खतरा पहले ही ज़ीली से ज्यादा हो चुका था। हालांकि लिंग जियो इतना मजबूत नहीं है, लेकिन ये बच्चा बहुत चालाक है। अगर इसे जल्दी से खत्म नहीं किया गया तो यह निश्चित रूप से अंतहीन नुकसान पहुंचाएगा। फैंग झान के शरीर में परिवर्तन होने लगा, उसकी पीठ पर काले पंख बन गए और उसके शरीर में काले कौवे की कई विशेषताएं आ गईं। हालांकि वह अभी तक पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुआ है, लेकिन लिंग जियो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि फैंग झान पूरी तरह से तैयार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज़ीली उसे रोकती है या नहीं, वह लिंग जियाओ को मार डालेगा। इससे न केवल उसका शरीर बदल गया, बल्कि उसके पीछे एक भाला पकड़े हुए शूरवीर की छाया भी प्रकट हो गई। शूरवीर धातु के कवच में ढका हुआ है और उसकी जांघ के नीचे का घोड़ा भी कवच में लिपटा हुआ है, जो बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली दिख रहा है। मैंने सोचा था कि वह एक बंदूक आत्मा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक दुर्लभ शूरवीर आत्मा होगी। काले कौवा वंश के साथ इस फैंग झान से निपटना मुश्किल है। बहन, सावधान रहो। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। इस लड़ाई में उसे केवल एक सहायक होना चाहिए, जबकि ज़ीली मुख्य योद्धा था। चिंता मत करो प्यारे भाई, बहन का अपना अनुपात बोध होता है। ज़ीली भी बदल गया। हालांकि वह अब पहले जैसा आकर्षक नहीं था, लेकिन वह ज्यादा निर्दयी हो गया। फैंग झान, तुमने मेरे कई भाइयों को मार डाला, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, और मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। चलो कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर तक कौन बच पाता है। लिंग जियाओ ने अपने हाथों में 2 तलवारें पकड़ रखी थीं, एक स्वर्ण कौवा तलवार और एक बैंगनी बिजली तलवार। फैंग झान का सामना करते हुए, भले ही वह सिर्फ उसका समर्थन कर रहा था, उसे पूरी ताकत लगानी थी और कुछ भी नहीं छिपाना था। अन्यथा उसे निश्चित रूप से अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। मरना। फैंग झान के हाथ में भाला कांप उठा और उसने लिंग जियो की ओर एक भयानक भाले की छाया से वार किया। उसके पीछे विशाल शूरवीर प्रेत ने भी अपना भाला लहराया और लिंग जियो पर एक शानदार वार किया। इस शॉट से हवा में जलने की गंध फैल गई और हवा में लपटें भी उठ रही थीं और जल रही थीं। उसने वास्तव में अपना मुख्य लक्ष्य लिंग जियाओ पर रखा था, ज़ीली पर नहीं। अरे, तुम सचमुच मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। लिंग जियाओ इस आदमी से सीधे तौर पर नहीं लड़ेगा। उसने चकमा देने के लिए लाइट वॉक का इस्तेमाल किया और फिर शैडो स्टेप के साथ युद्ध के मैदान से गायब हो गया। ज़ीली ने फैंग झान के हमले को रोक दिया। पीपा की आवाज सुनाई दी और विशाल बिच्छू ने बहादुर भाले पर प्रहार किया। ये स्पष्ट था कि ज़ीली पहले की तरह शांत नहीं थी। जब वह रेगिस्तान में था तो फैंग झान अभी भी आरक्षित था, लेकिन इस समय
उसने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी। ज़ी चौंक गया और 10 से अधिक कदम पीछे हट गया, लगभग जमीन पर ठोकर खाकर गिर गया। अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं पहले उसे मार डालूंगा। फैंग झान के भाले ने बिल्कुल भी बाधा नहीं डाली और एक बार फिर ज़ी को छुरा घोंपने के लिए भाले की छाया को संघनित किया। यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले खुद की रक्षा करें। दोहरी रोशनी और छाया दिव्य शंकु। लिंग जियो की आकृति अचानक प्रकट हुई। 2 तलवारें, 2 प्रकाश और छाया दिव्य शंकु ने एक ही समय में दोनों तरफ से फैंग झान पर हमला किया। फैंग झान अपनी पूरी ताकत से ज़ी को मारना चाहता था, इसलिए उसका बचाव कमजोर होना चाहिए। इस समय लिंग जियाओ के लिए हमला करना सही था। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, फैंग झान ने उपहास किया और उसके पीछे खड़े शूरवीर ने वास्तव में अपना शरीर छोड़ दिया और फिर लिंग जियो की ओर अपना भाला फेंका। मानव आत्मा का पृथक्करण। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने स्वाभाविक रूप से इस पद्धति को पहले भी देखा था, लेकिन मानव आत्मा के अलग होने के बाद दोनों पक्षों की ताकत कम हो जाएगी, जो फैंग झान के लिए अच्छा नहीं होना चाहिए। नहीं, एक क्षण के लिए भौहें सिकोड़ने के बाद लिंग जियाओ फिर से अंधेरे में डूब गया। फैंग झान की विधि मानव आत्मा का साधारण पृथक्करण नहीं है। इस व्यक्ति की मार्शल आत्मा को संभवतः भटकती आत्मा अवस्था में पदोन्नत कर दिया गया है। लंबे समय से मार्शल आत्माओं में अवशिष्ट आत्मा, पूर्ण आत्मा, शरीर से बाहर की आत्मा और भटकती आत्मा जैसे चरण रहे हैं। शरीर से बाहर के चरण में हालांकि मार्शल आत्मा युद्ध में योद्धा के साथ सहयोग कर सकती है, लेकिन इससे दोनों पक्षों की ताकत कम हो जाएगी और यह सहयोग अवधि की युद्ध शक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए यद्यपि कई योद्धाओं की मार्शल आत्माएं शरीर से बाहर की अवस्था तक विकसित हो गई हैं, फिर भी ऐसे बहुत कम योद्धा हैं जो वास्तव में अपनी मार्शल आत्माओं को शरीर से बाहर निकाल पाते हैं। केवल जब भटकती आत्मा के स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा तब ये सब बदल जाएगा। भटकती आत्मा अवस्था की मार्शल आत्मा अकेले लड़ सकती है और एक निश्चित सीमा के भीतर ये दोनों पक्षों की युद्ध प्रभावशीलता को कम नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में, प्रवर्धन प्रभाव अभी भी मौजूद है। सबसे भयानक बात की भटकती आत्मा अवस्था की मार्शल आत्मा पहले से ही स्वतंत्र रूप से लड़ सकती है और दुश्मन को मार सकती है, भले ही योद्धा इसे नियंत्रित न करे। लिंग जियाओ ने तियानलोंग महाद्वीप में भटकती आत्मा अवस्था की मार्शल आत्मा को कभी नहीं देखा है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग उस तक नहीं पहुंच पाते हैं और जो लोग उस तक पहुंच चुके हैं वे उसका इस्तेमाल करने से कतराते हैं। शेनहुआंग महाद्वीप में पहुंचने के बाद जिन योद्धाओं से मैं मिला उनमें से कई के पास मार्शल आत्माएं नहीं थीं और वे वास्तव में इसके बारे में भूल गए थे। मुझे आज भटकती आत्मा के स्तर की एक मार्शल आत्मा से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये सचमुच अप्रत्याशित है। भटकती आत्मा की अवस्था को 3 चरणों में विभाजित किया गया है: रात्रि भटकना, दिन भटकना और आत्मा शरीर। रात में भटकने की अवस्था में आप प्रकाश नहीं देख सकते, जो एक बड़ा नुकसान है। दिन में भटकने की अवस्था में आप सूरज से नहीं डरते, लेकिन आप अभी भी मजबूत रक्त और आत्मा शक्ति से बहुत डरते हैं। केवल आत्मिक शरीर में परिवर्तित होने के बाद ही आप बिना किसी स्पष्ट नुकसान के एक वास्तविक योद्धा की तरह लड़ सकते हैं। लिंग जियाओ की वर्तमान पर्वतीय और नदी मार्शल आत्मा शरीर से बाहर अवस्था का केवल 7वां चरण है और भटकती आत्मा अवस्था के लिए अभी भी समय है। ये बातें लंबी लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ एक पल हैं और वे लिंग जियो के दिमाग में कौंध गए। उसे केवल 2 बातें समझने की जरूरत है। सबसे पहले, फैंग झान और उनकी नाइट मार्शल सोल ने अपनी लड़ाकू शक्ति को कम नहीं किया है। दूसरा, मार्शल आत्मा योद्धा से भी कमजोर होनी चाहिए, बस काफी है। लेकिन ये कमजोरी भी सीमित है। फैंग झान की नाइट मार्शल आत्मा की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से 9वीं या 10वीं गुफा स्वर्ग के योद्धा से कम नहीं है। लिंग जियो अभी भी इसके सामने शक्तिहीन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मार्शल आत्मा वाले लोग इतने शक्तिशाली होते हैं। यह अकेला ही उन योद्धाओं को पूरी तरह से हराने के लिए पर्याप्त है जिनके पास मार्शल आत्मा नहीं है। इसकी तुलना में रक्त ऐसा नहीं कर सकता। रक्त योद्धा की शक्ति को बढ़ा सकता है और वृद्धि की डिग्री मार्शल आत्माओं से कम नहीं हो सकती है, लेकिन इसे विभेदित नहीं किया जा सकता है। इसलिए ज़ी लिंग जियो की मदद करना चाहती थी, यह असंभव था। हर कोई लिंग जियो को देख रहा था, ये सोच रहा था कि लिंग जियो बर्बाद हो गया है। अब पता चला कि सब कुछ तो विलासिता ही है। बिच्छू जनजाति के लोग भी हताश थे। उनके शरीर अभी तक ठीक नहीं हुए थे और वे मदद करने के लिए नहीं जा सकते थे। इस समय वे केवल लिंग जियाओ को मार्शल आत्मा द्वारा मारे जाते हुए देख सकते थे।
ये बहुत निराशाजनक था। अफसोस, कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। लिंग जियो साहसी है, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम है। उससे फैंग झान को हराने की उम्मीद करना बहुत ज्यादा है। हाँ, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। बिच्छू लोगों के अवसाद की तुलना में छिपकली लोग, काली कौवा सेना और फीनिक्स योद्धा जो मूल रूप से चिंतित थे, उत्साहित भाव प्रदर्शित करते थे। मरना, वे लिंग जियाओ को मारा हुआ देखना चाहते हैं। इस तरह वे सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा लिंग जियो के गुस्से के कारण वह उन्हें कभी जाने नहीं देगा। उस समय उनके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शूरवीर के भाले ने लिंग जियो के शरीर को छेद दिया और हिंसक ऊर्जा ने सभी की दृष्टि को स्पष्ट कर दिया। लोग इंतजार कर रहे हैं, लिंग जियाओ को क्या हुआ? क्या वह मर गया है? नहीं, लिंग जियो मरा नहीं है। ये कैसे संभव है? एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। लिंग जियो वहीं बरकरार खड़ा था, जबकि शूरवीर की मार्शल आत्मा तेजी से सिकुड़ रही थी और अंततः धूल के एक कण में बदल गई और हॉल में पूरी तरह से गायब हो गई। क्या हो रहा है? ये बिल्कुल असंभव है। उस मार्शल स्पिरिट में कम से कम 8वीं गुफा आकाश की ताकत है और लिंग जियो वास्तव में अप्रभावित है। बिना किसी नुकसान के तो ठीक है, लेकिन वह वास्तव में शूरवीर की मार्शल आत्मा को मार सकता है। उसने ऐसा कैसे किया? अनगिनत लोगों ने चिल्लाकर कहा। मुख्य बात कि ये दृश्य बहुत ही अजीब है, इतना अजीब कि कई लोगों को संदेह हो जाता है कि उनकी आंखें टूट गई हैं। अरे, सौभाग्य से मुझे तितली लड़की की मदद मिली, अन्यथा मैं अभी उस प्रहार से घायल हो जाता, और अगर मैं नहीं मरता तो मेरी त्वचा की एक परत कट जाती। यह एक करीबी कॉल था। लिंग जियाओ अपने दिल में थोड़ा उदास था। यह आधा कदम यिन यान क्षेत्र का स्वामी वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह अब निपट सकता था। यहाँ तक कि 10 दिशाओं के स्वर्ग क्षेत्र का एक योद्धा भी उससे निपटने में सक्षम नहीं हो सकता था। ऐसे मजबूत आदमी की तो बात ही छोड़िए। बेशक, अगर बटरफ्लाई गर्ल नहीं होती तो लिंग जियाओ ने नाइट की मार्शल स्पिरिट से लड़ने के बारे में नहीं सोचा होता। हो सकता है कि उसने भागना ही चुना होता। अगर वह भाग गया तो फैंग झान को ज़ीली द्वारा पकड़ लिया जाएगा और वह उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकेगा। विभिन्न परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से विभिन्न विकल्पों की ओर ले जाती हैं। बेटे, तुमने किस तरह का जादू किया? फैंग झान पागल हो रहा है। उसने शुरू में सोचा था कि भटकती आत्मा के चरण में अपनी मार्शल आत्मा के साथ लिंग जियो को मारना एक निश्चित बात होगी, लेकिन परिणाम उसके लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था। न केवल उसने लिंग जियो को नहीं मारा, बल्कि उसकी मार्शल भावना को भी लिंग जियो ने नष्ट कर दिया। इसे सचमुच नष्ट करने की जरूरत है, जैसे कोई योद्धा मारा जा रहा हो। आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। अब वह क्रोधित और डरा हुआ था। यदि प्रतिद्वंद्वी तैमूर मुटू या जीनिंग था तो भी वह इसे स्वीकार कर सकता था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी सिर्फ लिंग जियो था, जो स्वर्गीय क्षेत्र का एक योद्धा था। सभी बुद्धिमान प्राणियों को सदैव अज्ञात का भय रहेगा। फैंग झान कोई अपवाद नहीं है। पहले की भयंकर लड़ाई की भावना अब तक लगभग लुप्त हो चुकी थी। जादू, लिंग जियो ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तो क्या हुआ अगर मैंने सिर्फ जादू का इस्तेमाल किया? जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मैं तुम्हें मारने के लिए कुछ भी करूँगा। क्या तुम डरते हो? आप? फैंग झान वास्तव में लिंग जियो को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वह सचमुच डरा हुआ था। अब वह लिंग जियो के पास जाने की भी हिम्मत नहीं करता। लिंग जियो उसकी मार्शल आत्मा को मार सकता है और वह निश्चित रूप से उसे मार सकता है। वह ये जोखिम कभी नहीं उठाएगा जब तक ये पता न लगा ले कि लिंग जियो ने अभी कौन सी विधि अपनाई थी। डर, हमला करने की हिम्मत नहीं। तो अब समय है हमला करने का। लिंग जियो ने चिढ़ाने वाली मुस्कान दिखाते हुए ज़ीली को देखा और कहा, बहन ज़ीली, अभी आराम करो। बस इस फैंग झान को मेरे पास छोड़ दो। ये कहते ही पूरा हॉल अचानक हत्या के इरादे से भर गया। लिंग जियाओ की तलवारों पर उसी समय रक्त लाल रोशनी संघनित हो गई। बढ़ती लड़ाई की भावना ने उसकी तलवार की मंशा को विशेष रूप से भयंकर बना दिया। लिंग जियाओ का सामना करना पड़ रहा है, एक योद्धा का सामना करना जिसकी साधना उससे कहीं ज्यादा खराब थी। फैंग झान वास्तव में डर गया था। वह पीछे हटता रहा। अगर तैमूर मुटू दूर से भयंकर लड़ाई नहीं कर रहा होता तो वह भागने का विकल्प चुनता। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसी समय अचानक दूर से बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक पहाड़ बारूद में बदल गया। पूरा महल हिल रहा था। कुछ ही देर बाद तैमूर मुटू खून से लथपथ अपने हाथ में एक लाश पकड़े हुए दिखाई दिया। बिच्छू राजा वास्तव में मारा गया।
तैमूर मुतु ने अंततः ये लड़ाई जीत ली। लिंग जियो, हम फिर मिलेंगे। इस बार मैं तुम्हें अपनी पकड़ से भागने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तैमूर मुतु का शरीर हवा में लटका हुआ था। वह लिंग जियो को ठंडी निगाहों से देख रहा था और फिर लापरवाही से बिच्छू राजा के शरीर को जमीन पर फेंक दिया। लाश को देखकर सभी बिच्छुओं की लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई। ज़ीली सहित वह पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा था। कोई आशा नहीं है। ये पूरी तरह निराशाजनक था। बिच्छू राजा युद्ध में मारा गया, जिससे बिच्छू जनजाति प्रतिरोध करने में पूरी तरह से शक्तिहीन हो गई। भले ही लिंग जियो फैंग झान को मार भी दे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। शक्तिशाली तैमूर मुतु का सामना करते हुए उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। दृश्य में केवल लिंग जियो ही शांत रहा। वह वास्तव में मुतु का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वह दृढ़ और निडर था। एक तलवारबाज के पास तलवार चलाने का साहस और अडिग हृदय होना चाहिए। चाहे हम जीते या न जीते, हमारा हृदय भ्रमित या घबराया हुआ नहीं होना चाहिए। उसकी आंखों में अजीब अजीब बातें चमक रही थीं, मानो वह तैमूर मुतु की स्थिति का विश्लेषण कर रहा हो। क्योंकि लिंग जियो को यकीन था कि भले ही तैमूर मुतु ने बिच्छू राजा को मार दिया हो, लेकिन वह बच नहीं पाएगा। उसने बिच्छू राजा को कभी नहीं देखा है, लेकिन अभी की लड़ाई के विश्लेषण के आधार पर दोनों के बीच ताकत में ज्यादा अंतर नहीं है। भले ही तैमूर मुतु ने बिच्छू राजा को मार दिया हो, वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खेती में मजबूत है या नहीं। अगर वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो तैमूर मुतु की लड़ाकू प्रभावशीलता फैंग झान से अधिक मजबूत नहीं हो सकती है। बेशक ये सिर्फ उनकी अटकलें हैं। ये सच है या नहीं, इसका विश्लेषण करने के लिए शानहे मार्शल स्पिरिट की आवश्यकता है। सौभाग्य से उसके पास अभी भी मानव राजा और तितली लड़की की शक्ति है। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो हम केवल मानव राजा की शक्ति का उपयोग तितली लड़की के साथ सहयोग करने के लिए कर सकते हैं। भले ही मुतु को मारा न जा सके, फिर भी उसे फिर से डराना होगा। लिंग जियाओ का अनुमान सही था। वास्तव में वह अभी भी अपने आप को कम आंकता था। मूल रूप से अगर तैमूर मुतु स्थिर होकर खेलता तो ये केवल समय की बात होती कि वह बिच्छू राजा को हरा देता। आखिरकार बिच्छू राजा घायल हो गया था और समय बीतने के साथ उसकी युद्ध क्षमता और भी खराब होती जा रही थी। लेकिन मुतु के पास समय नहीं है। अगर वह इसी तरह से खिलवाड़ करता रहा तो उसके सभी लोग लिंग जियो द्वारा मारे जाएंगे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि फैंग झान भी लिंग जियो से निपट नहीं पाएगा, लेकिन ये सच था। इसलिए थोड़े समय में ही उसने अपनी चोटों से लड़ाई की और बिच्छू राजा को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन साथ ही वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया। घटनास्थल पर मौजूद सभी योद्धा समझ गए कि मुतु लिंग जियाओ को मारने आया है। यदि वह नहीं आते हैं तो ये युद्ध उलझ सकता है। एक 16 वर्षीय लड़का बिच्छू जनजाति में अकेला आया और उसने अकेले ही सारी परिस्थितियां बदल दी। अनगिनत महारथी उसके सामने पराजित हुए, यहाँ तक कि फैंग झान, जो एक मजबूत व्यक्ति था और यिन और यान क्षेत्र में आधा कदम आगे था, भयभीत हो गया और पीछे हटने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि ज़ीली इस व्यक्ति को अपना गुरु मानता है। बिच्छू को पहले यह बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब वह इसे पूरी तरह से समझ गया है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि ज़ीली के लिए लिंग जियाओ का गुलाम बनना एक तरह का भाग्य और सम्मान था। उस साथी की तरह ही भाग्यशाली जो प्राचीन काल में मनुष्यों का राजा बन गया था। मालिक, फैंग झान ने शर्मिंदगी से मुतु को देखा। आज उसका चेहरा पूरी तरह से अपमानित था। न केवल वह तैमूर मुतु को बाधाओं को दूर करने में मदद करने में विफल रहा, बल्कि उसने तैमूर मुतु को अपनी चोटों को जोखिम में डालकर उसकी सहायता करने के लिए मजबूर किया। ये बहुत शर्मनाक है। हालांकि जब ग्रैंड मास्टर म्यूतु प्रकट हुए तो लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाएगा और उसके दिल की बुरी सांस से राहत मिली, जिसे मुश्किल से लाभ के रूप में माना जा सकता था। बर्बाद करना। मुतु ने फैंग झान को हवा में थप्पड़ मारा और शाप दिया, तुम एक साधारण दिव्य क्षेत्र के योद्धा से भी नहीं निपट सकते। तुम युवा राजकुमार के अधीन सबसे शक्तिशाली जनरल होने का दावा कैसे कर सकते हो? आपने पहले भी छोटे राजकुमार को इस बच्चे द्वारा जीवित पकड़ते हुए देखा है और मैंने आपको अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर दिया है। लेकिन अब देखो तुमने क्या किया है। जनरल दोषी है। जनरल को मौत की सजा मिलनी चाहिए। फैंग झान जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वह दुखी और उदास महसूस कर रहा था। जब से वह लिंग जियाओ से मिला था तब से वह बस बदकिस्मत था। तुम मरने के लायक हो, लेकिन वह तुमसे ज्यादा मरने का हकदार है।
स्वाभाविक रूप से तैमूर मुटु फैंग झान को नहीं मारेगा। आखिरकार फैंग झान उसके अधीन एक बड़ी ताकत था। अगर उसने अब फैंग झान को मार दिया तो वह मूर्ख होगा। उसने लिंग जियो को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, अच्छा लड़का, जब तुम बेमो शहर में थे तो तुमने मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हारी अद्वितीय बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूँ। बाद में आपने छोटे राजकुमार को जीवित पकड़ लिया, जिससे मैं और भी अधिक प्रभावित हुआ। लेकिन आज आप वास्तव में फैंग झान से लड़ने में भी डर रहे हैं। मैं पहले से ही तुम्हें थोड़ा पसंद करता हूँ। क्यों न मैं तुम्हें ब्लैक क्रो एम्पायर में शामिल होने का मौका दूं। तुम तुरंत फैंग झान की जगह ले सकते हो और अनंत वैभव और धन पा सकते हो। बूढ़े आदमी, तुमने अलविदा कहना क्यों सीखा है? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि तुम अब अच्छे नहीं रहे और सिर्फ एक कागजी शेर हो? लिंग जियो अचानक मुस्कुराया, तैमूर मुटु को देखा और कहा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। क्या ये बच्चा लिंग जियाओ सच में इतना बहादुर है? उसने तैमूर मुटु के सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत की। वह अपना जीवन नहीं चाहता। मैं वास्तव में घायल हूँ और गंभीर रूप से घायल हूँ, लेकिन आप जैसे दिव्य क्षेत्र के योद्धा को मारना अभी भी आसान है, जिसने 8 उजाड़ स्वर्गों में साधना की है। बहुआंगटियन, क्या उसकी खेती किक्सिंगटियन में नहीं होती? ज़ीली एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसे एहसास हुआ कि लिंग जियो ने 8 उजाड़ स्वर्गों की आभा जारी की थी। लिंग जियाओ की सफलता वास्तव में अभी अभी हुई थी। ये वह क्षण था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि दुनिया पर उसका नियंत्रण है। वास्तव में उनकी साधना स्तर को 7 सितारा स्वर्ग के प्रारंभिक चरण से सीधे 8 उजाड़ स्वर्ग के प्रारंभिक चरण तक पदोन्नत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक छलांग आगे बढ़ी। ये सिर्फ इतना है कि लिंग जियो बेकार है क्योंकि वह बहुआंगटियन खेती की शक्ति से परिचित नहीं है। अन्यथा उसके लिए लेबी को मारना आसान हो जाएगा। बूढ़े आदमी, जैसा कि तुमने पहले कहा था, तुम्हारा मुंह चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, ये केवल बोल सकता है, ये लोगों को नहीं मार सकता। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा बूढ़ा कुत्ता अभी भी जीवित है या नहीं। लिंग जियाओ की आवाज में शालीनता और व्यंग्य भरा हुआ था। शानहे मार्शल स्पिरिट के विश्लेषण से उसे पता चला कि तैमूर मुटु वास्तव में घायल था और चोट बहुत गंभीर थी। इस समय वह जो ताकत दिखा सकता था वह यिन और यांग दायरे के पहले स्तर पर थी। इस ताकत के साथ बटरफ्लाई गर्ल मानव राजा की शक्ति के साथ मिलकर निश्चित रूप से इसे आजमा सकती है, इसलिए वह डरता नहीं है। पागल, यह पागलपन नहीं है, यह आत्मविश्वास है। हाँ, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि इस बच्चे द्वारा कहे गए हर शब्द की पुष्टि अंततः उसके वास्तविक कार्यों से होती है? वह ऐसा लड़का नहीं है जिसके मुंह पर बाल न हों। बिच्छू जनजाति के दिल जो नीचे डूब गए थे, अचानक फिर से जाग उठे। शायद सचमुच आशा है। बिच्छू योद्धाओं को अंततः कुछ समझ में आया, लिंग जियाओ सही था। तैमूर मुटु ने बिच्छू राजा को मार डाला और उसके लिए घायल न होना असंभव था। भले ही उनका राजा मर गया हो, वह दूसरे पक्ष के शरीर पर एक अमिट घाव छोड़ जाएगा। बच्चे, तुम सच में नहीं जानते कि कैसे जीना है और कैसे मरना है। भले ही मैं गंभीर रूप से घायल हूँ, फिर भी मैं यिन और यांग क्षेत्र की साधना के साथ एक योद्धा हूँ। यिन और यांग क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र के बीच का अंतर कुछ ऐसा है जिसे तुम्हारे जैसा छोटा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। तैमूर मुटु बहुत शर्मिंदा था। वह लिंग जियाओ को मना नहीं पाया था, इसलिए उसे कार्रवाई करनी पड़ी। वास्तव में वह कार्रवाई करने में बहुत अनिच्छुक था, क्योंकि अब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी इलाज की। चोट जितनी गंभीर होती, वह उतना ही खतरनाक और कमजोर होता। लेकिन इस समय वह दुविधा में थे और उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। तैमूर मुटु ने अपना हाथ उठाया और अचानक पूरे हॉल में एक तेज तूफान आया। तूफान एक तेज ब्लेड में बदल गया और हवा में लिंग जियाओ पर वार करने लगा। यह एक वास्तविक हमला था, न कि कोई लड़ाकू भावना, न ही कोई दिखावटी चीज। लिंग जियाओ को यिन यांग क्षेत्र के योद्धाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने केवल यू नू से सुना था कि इस क्षेत्र के शक्तिशाली लोग यिन और यांग को उलट सकते हैं, हिरन को घोड़ा कह सकते हैं और वास्तविकता और भ्रम को बदल सकते हैं, जिससे उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा स्वर्ग क्षेत्र और गुफा स्वर्ग क्षेत्र में योद्धाओं द्वारा नियंत्रित आंतरिक बल तियान युआन बल था। यिन यांग क्षेत्र में योद्धाओं द्वारा अर्जित शक्ति को उच्चतर स्तर तक बढ़ा दिया गया, जिसे यिन यांग युआन क्यूई कहा गया। लिंग जियो को नहीं पता था कि यिन यांग युआन क्यूई कितनी शक्तिशाली होगी, लेकिन वह जानता था कि यही यिन यांग युआन क्यूई निश्चित रूप से शक्ति के मामले में तियान युआन बल से बेहतर थी।
क्या तुम डरे हुए हो? येन यान क्षेत्र में येन यान युआन की अमर ऊर्जा के प्रोटोटाइप के करीब है। इसकी तुलना में आपके पास जो तियान युआन बल है वह बस एक अपरिष्कृत और विनम्र बल है, ठीक वैसे ही जैसे एक मोमबत्ती कभी भी लाल सूरज का मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने इतनी बकवास कब शुरू कर दी, बूढ़े कुत्ते? अगर तुम कोई कदम उठाना चाहते हो तो जल्दी करो। क्या ये सही है कि तुम मुझसे, स्वर्गलोक के एक छोटे से योद्धा से डर रहे हो? लिंग जियो ने अपने हाथों में 2 तलवारें पकड़ी, लेकिन अपने दिमाग को पर्वत और नदी मार्शल आत्मा में डुबो दिया, जिससे मानव राजा की शक्ति मुक्त हो गई। यद्यपि मानव राजा की शक्ति सीमित है, केवल 9 तिपाइयां हैं, लेकिन इस तरह की चीज जब इसका उपयोग करने का समय आता है तो आप कंजूस नहीं हो सकते, अन्यथा आप मरने के बाद इसका उपयोग करने के बारे में सोचेंगे और उस समय बहुत देर हो सकती है। और इस बार मानव राजा की उसकी शक्ति का प्रयोग स्वयं उस पर नहीं बल्कि तितली लड़की पर किया गया। जब मानव राजा की शक्ति तितली लड़की के साथ विलीन हो गई, जब लिंग जियो पूरी तरह से चेतना की स्थिति में प्रवेश कर गया जिसने दुनिया को नियंत्रित किया, तो एक अजीब बात हुई। मैं तितली लड़की की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि उसने पहले भी सीस बुक का इस्तेमाल राक्षस लोमड़ी की शक्ति को अपने साथ मिलाने के लिए किया था, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। तितली लड़की उसकी लड़ाकू आत्मा नहीं थी, नहीं, वह सीस की पुस्तक में एक राक्षस थी, लेकिन वह एक स्वतंत्र प्राणी थी। वह वास्तव में तितली लड़की की शक्ति का उपयोग कर सकता था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि इस समय उसकी चेतना बहुत स्पष्ट थी और यह स्पष्ट रूप से नियंत्रित नहीं थी। क्या दुनिया को नियंत्रित करने वाली चेतना की स्थिति यही कर सकती है? ये वाकई आश्चर्यजनक है। वास्तव में लिंग जियो को अभी भी लगा कि यह थोड़ा सरल था। चेतना की वह अवस्था जो विश्व को नियंत्रित करती है, निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन यदि अन्य कारक न होते तो यह विशेष स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उदाहरण के लिए, मानव राजा की शक्ति, तितली लड़की और उसके बीच संबंधों की निकटता, और ये तथ्य कि तितली लड़की इस समय उसकी पर्वत और नदी मार्शल आत्मा में है। यह विशेष परिस्थिति विभिन्न आकस्मिक कारकों का आकस्मिक परिणाम है। भविष्य में इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकेगा। बेशक ये लिंग जियाओ के लिए कोई समस्या नहीं है। जैसे जैसे उसकी साधना में सुधार होता जाएगा, वह दूसरों पर कम निर्भर होता जाएगा। वैसे भी आज उसे यह शक्ति मिल गई है, इसलिए वह तैमूर मुतु से अच्छी तरह से लड़ सकता है। ऐसा ही होता है कि वह ये भी देखना चाहता है कि जब वह यिन और यांग क्षेत्र के अत्यंत करीब होगा तो प्रकाश और छाया के रहस्यों की चालें कितनी शक्तिशाली होंगी। वह हल्का सा मुस्कुराया और अचानक तैमूर मुतु की ओर देखा। मुझे कहना होगा, तुम सचमुच बदकिस्मत हो। तुम मुझसे मिले और नई ताकत हासिल की। बस एक योग्य स्पैरिंग पार्टनर बनो। हर कोई अपने मुंह को हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। लिंग जियो बहुत घमंडी है। भले ही आप राक्षसों के बीच राक्षस राजा हों, तैमूर मुतु का सामना करते हुए आप दूसरे पक्ष को एक स्पैरिंग पार्टनर बनने के लिए कहने की हिम्मत करते हैं। जब आप कुछ भी अभ्यास नहीं करते हैं तो खुद को मौत के मुंह में न जाने दें। ये निराशाजनक होगा। मुतु लिंग जियाओ के साथ बकवास करने में बहुत आलसी लग रहा था। मजबूत हवा का ब्लेड इधर उधर बह गया। उसके हाथ की हल्की सी लहर फैंग झान की चाल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। पूरा हॉल हिलने लगा और ऐसा लगा जैसे वह बिखर जाएगा। हर कोई महसूस कर सकता था कि यह हमला कितना शक्तिशाली था। ज़ीली ने यह दृश्य घबराहट से देखा, लेकिन वह शक्तिहीन थी। यद्यपि वह 10वीं गुफा क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति थी, फिर भी वह मुतु का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन फिर भी वह लिंग जियाओ को मरते हुए नहीं देख सकी। लिंग जियाओ यहाँ अपने बिच्छू जनजाति को बचाने के लिए प्रकट हुआ था। लिंग जियाओ का कोई और उद्देश्य हो या न हो, वह वस्तुतः बिच्छू लोगों के लिए ही था। वह लिंग जियाओ को अकेले खून बहता हुआ नहीं देख सकती थी। वहीं खड़े रहो और हिलना मत। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, लिंग जियाओ की आवाज गूंजी, जो निर्णायक और अडिग थी। ज़ीली सचमुच स्थिर खड़ी रही। ये बस एक क्षण की हिचकिचाहट थी और लिंग जियाओ की चालें पूरी हो चुकी थी। यह कोई नया कदम नहीं था। यह अन्य प्रकाश और छाया वाले दिव्य शंकुओं के विरुद्ध भी बेकार था। लिंग जियो ने केवल लाल सूर्य शंकु और गहरे छाया शंकु का उपयोग किया। लाल सूर्य शंकु सुनहरे कौवे की आग से लिपटा हुआ था, जबकि छाया शंकु बैंगनी बिजली की रोशनी से चमक रहा था। इस बार लिंग जियो का इरादा छिपकर हमला करने का नहीं था, वह सिर्फ तैमूर मुतु के हमले को आमने सामने तोड़ना चाहता था। वहां खड़ा युवक अभी भी इतना वीर, इतना अभिमानी, इतना स्वतंत्र और सहज था।
ऐसा लग रहा था कि कोई भी चीज उसे पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकती थी और कोई भी चीज उसे डरा नहीं सकती थी। बुद्धिमान और बहादुर, एक प्रतिभाशाली, आप इन 8 शब्दों के हकदार हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में आपको मारना नहीं चाहता, लेकिन आप नहीं जानते कि जीने के दुर्लभ अवसर को कैसे संजोया जाए, इसलिए मैं केवल यही कर सकता हूं। तैमूर मुटू ने सच कहा। वह प्रतिभा को संजोने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी लिंगजियो को देखकर चकित था। ऐसी प्रतिभा, यदि वह उसके द्वारा उपयोग की जा सके, तो मात्र शेनहुआन महाद्वीप की बात तो दूर, यहाँ तक कि 5 अमर द्वीप या यहाँ तक कि मजबूत भूमि बल भी उनके ब्लैक क्रॉस साम्राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे। वह अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करता था। अब लिंगजियो युद्ध के मैदान पर एक अजेय जनरल बन सकता है। यदि लिंगजियाओ को कुछ और साल दिए जाएं, तो वह संभवतः इस सुवान क्षेत्र में यिन यान क्षेत्र योद्धा बन जाएगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। लिंगजियाओ की आवाज धीमी सी लग रही थी। तुम मुझे भी नहीं रोक सकते। हालांकि एक यिन यान क्षेत्र का योद्धा शक्तिशाली होता है, लेकिन वह पहले 3 महाद्वीपों में सिर्फ एक नायक है। अगर तुम और गहराई में जाओगे तो तुम कुछ भी नहीं हो। इसके बाद दोनों तलवारें हवा में टूट गईं। दोनों शंकु विशाल वायु ब्लेड से टकरा गए। महल में तीव्र गर्जना गूंजी।